वो बिगिनर्स विलेज में घुसने की कोशिश करता है, बिल्कुल सबकी तरह। लेकिन तभी सिस्टम पागल हो जाता है। हर तरफ लाल वार्निंग्स और एरर मैसेजेस फैल जाते हैं। लिखा आता है कि उसने प्रॉपर प्रोसीजर्स स्किप की हैं और एबनॉर्मल तरीके से लेवल्स गेन किए हैं। सिस्टम खुद ही उसके पूरे 99 लेवल्स ऑटो रीसेट करना शुरू कर देता है। वो घबरा जाता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, क्योंकि 20 साल की नरक जैसी ग्राइंडिंग कुछ ही सेकंड में मिटती जा रही होती है। जब सब शांत होता है, वो स्टेटस विंडो खोलता है। स्टैट्स अब भी इंसेन हैं। लक छोड़कर हर स्टैट 99 पर है। सिर्फ लेवल रीसेट होकर लेवल 1 रह गया है। कुछ स्किल्स लॉक हो गई हैं, स्पेशल आइटम्स अनयूजेबल हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्टैट्स के साथ दोबारा लेवल बढ़ाना आसान है। उसके लिए ये अब भी विन है। वो मैप खोलता है और डेस्टिनेशन सेट करता है, बिगिनर स्टार्टिंग विलेज एरोसस। अब सवाल ये है कि उसका लेवल इतना ऊंचा था ही क्यों? 20 साल पहले, जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था और एडवेंचरर एकेडमी में घूम रहा था, एक पागल बूढ़े आदमी ने उसे उठा लिया, बिना सोचे समझे किडनैप कर लिया, बस इसलिए कि उसे लगा बच्चा जीनियस है। वो बूढ़ा पावर का दीवाना था और बच्चे को अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना लिया। कोई दया नहीं, कोई आराम नहीं, रोज ब्रूटल सोल क्रशिंग ट्रेनिंग, पुशअप्स, वो भी बूढ़ा उसकी पीठ पर बैठा हुआ, एंडलेस पनिशमेंट और लेवल्स ऑफ स्टैट्स पर लेक्चर्स। एक दिन हन बोल देता है कि दुनिया का टॉप रैंकर लेवल 89 है। बूढ़ा हंसता है और उसे पैथेटिक कह देता है। उसके लिए लेवल 99 से नीचे कोई मायने नहीं रखता। जब भी हान शक करता है, उसके सिर पर घूंसा पड़ता है और ट्रेनिंग और बढ़ जाती है। 10 साल बीत जाते हैं, फिर 20। हान उसी नर्क में बड़ा होता है, कभी समझ नहीं पाता कि वो कैरेक्टर डिलीट करके क्विट क्यों नहीं कर देता। आखिरकार बूढ़ा कहता है कि उसने सब सिखा दिया है और अब वो बिना पछतावे के मर सकता है। हान नकली फिलियल सन बनता है, उम्मीद करता है कि एनपीसी मरते वक्त कोई क्वेस्ट ट्रिगर हो। सच में ऐसा ही होता है। बूढ़ा उसे उसकी फेट से जुड़ा लोकेशन देता है, एक डरावनी ऑरा छोड़ता है और मर जाता है। इस तरह हान आखिरकार 20 साल की नाइटमेयर ट्रेनिंग से निकल पाता है। अब प्रेजेंट में रीसेट होकर लेवल 1 बनने के बाद वो सफलतापूर्वक बिगिनर्स विलेज में घुसता है। हान उर्कस में कदम रखता है और महसूस करता है कि 2 दशकों का वक्त गुजर चुका है। उसकी नजर उस प्लाजा पर जाती है जहां वो बचपन में घूमता था। मर्चेंट्स अपना सामान बेच रहे हैं, लोग बैठकर खा रहे हैं, हर तरफ जिंदगी की हलचल है। ये शांत माहौल उसे नॉस्टैल्जिक बना देता है। उसे एहसास होता है कि वो इसे कितना मिस करता था। यहाँ वापस आकर उसे सच में अच्छा लग रहा है। बिना वक्त गंवाए वो वेस्ट गेट की ओर बढ़ता है, हंटिंग ग्राउंड्स जाने के लिए। लेकिन गेट पर एक गार्ड उसे रोक लेता है और पूछता है उसका लेवल क्या है। हन बताता है कि वो लेवल 1 है, जबकि उसकी उम्र 26 है। गार्ड सन्न रह जाता है। न्यूकमर समझकर वो उसे ईस्ट गेट से जाने की सलाह देता है। गार्ड समझाता है कि वेस्ट साइड लेवल 1 के लिए बेहद खतरनाक है। हन पूछता है क्या इलाका रिस्ट्रिक्टेड है। गार्ड मना करता है, बस कहता है कि लेवल 1 पर वो फैंग्ड रैबिट के सामने भी नहीं टिकेगा। गार्ड बार बार ईस्ट साइड पर ट्रेनिंग की सलाह देता है, लेकिन हान एक कॉकी ग्रिन के साथ आगे बढ़ जाता है। गार्ड अंदर ही अंदर आह भरता है, समझ जाता है कि ये लड़का नहीं मानेगा। उसे लगता है हान सोच रहा होगा कि मरकर रीस्पॉन हो जाएगा। तभी सिस्टम में क्वेस्ट प्रॉम्प्ट आता है और हान समझ जाता है कि गार्ड बस उसकी चिंता कर रहा है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो थोड़ा शो देने का फैसला करता है। वो कैजुअली हाथ हिलाता है, तभी एक फैंग्ड रैबिट उस पर झपटता है। गार्ड चिल्लाता है डॉज करने को, लेकिन हान एक पंच में उसे उड़ा देता है और एक्सप गेन कर लेता है। गार्ड वहीं जम जाता है, सदमे में। वो सोचता है उसने अभी क्या देखा, क्या ये वही लेवल 1 लड़का है? हन सिर हिलाकर कंफर्म करता है, सोचते हुए कि गार्ड्स तो प्लेयर लेवल सेंस कर सकते हैं। गार्ड कहता है कि वो लेवल डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये अविश्वसनीय है। वो पूछने लगता है कि ये लड़का कौन सी पागल ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। हान बस बेवकूफों जैसी ग्रिन करता रहता है, अपना सीक्रेट अपने तक रखने का फैसला करता है। तभी अचानक कहीं से एक एनरेज्ड बोर सीधे उनकी तरफ चार्ज करता है। गार्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो ऐसे स्मर्क करता है जैसे कह रहा हो डोंट वरी। गार्ड जानता है कि वो बीस्ट मजाक नहीं है, लेकिन हन को उसकी वार्निंग की जरा भी परवाह नहीं होती। वो सीधे अपनी फिस्ट बोर में घुसेड़ देता है, उसे इंस्टेंटली ढेर कर देता है और एक और लेवल अप हासिल कर लेता है। गार्ड अविश्वास में देखता रह जाता है। उसका दिमाग मानने से इनकार कर देता है कि कोई टोटल बिगिनर ऐसा कर सकता है। वो बुदबुदाता है कि हन जरूर पागल है। अब सब साफ है। हान उस हंसाने वाली इजी क्वेस्ट से मिले 30,000 गोल्ड जेब में डाल लेता है। उसे ये काफी सेटिस्फाइंग लगता है। उसके एक्चुअल स्टैट्स आराम से हर जगह 99 पर बैठे हैं। वो सोचता है डिटेल्स बाद में देखेगा। अभी के लिए उसका टारगेट है हायर लेवल हंटिंग ग्राउंड। चलते हुए उसके मुंह से एक हल्की हंसी निकलती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी आखिरकार उस नर्क से बाहर आ गई हो।
20 ब्रूटल सालों के बाद उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। वो उम्मीद करता है कि अब सब स्मूथली चलेगा, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद वो एक बेहूदे झमेले में फंस जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो सोचता है, व्हाट द बानन इज दिस शिट। सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है जिसमें लिखा है कि उसने मर्डर किया है। केओस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे किलर्स मार्क दे देता है, जो लिटरली सबको दिखता है। पिछले कुछ दिनों में वो रैंडम इंसिडेंट्स में फंसता चला जाता है जो एंडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाते हैं। अचानक एनपीसीज हर तरफ से निकलकर उस पर हमला करने लगते हैं। हर कोई उसे एक क्रिमिनल समझता है जिसके सिर पर मोटा बाउंटी है। तभी उसे समझ आता है ये सब उसकी -99 लक स्टैट की वजह से है। उसकी किस्मत इतनी घटिया है कि हर एनपीसी पूरे भरोसे के साथ मान लेता है कि वही कल्प्रिट है। एक एनपीसी पीछे से उस पर झपटता है। इंस्टिंक्ट से वो पलट कर वार करता है और उसे इंस्टेंटली मार देता है। उसे किसी को मारने का शौक नहीं है, वो बस अपनी जान बचा रहा है। लेकिन सिस्टम उसे मैक्स कैओटिक स्टेट में डाल देता है और ढेरों पेनल्टीज चिपका देता है। अब सिर्फ एनपीसीज ही नहीं, प्लेयर्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे चेस करते हुए चिल्लाते हैं, उसे गेट रॉक कहते हैं, एक इनफेमस सीरियल किलर। हान सड़कों पर दौड़ता है, समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों बुलाया जा रहा है। कैओटिक यूजर को मारने पर हीरो स्टेटस मिलता है, इसलिए हर वॉनबी हीरो उसे मारना चाहता है। आखिरकार वो एक कोने में फंस जाता है। प्लेयर्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं सरेंडर कर दे, लेकिन वो हार मानने के बारे में सोचता भी नहीं। वो मुड़ता है, उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हैं। बिना वार्निंग एक मैसिव ब्लास्ट हवा चीरता है और सारे प्लेयर्स एक पल में मिट जाते हैं। उसे कोई गिल्ट नहीं होता, वो बस सरवाइव कर रहा है। उसके बाद वो छिप जाता है ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। कम से कम उन इडियट्स की वजह से उसका लेवल बढ़ गया। 2 हफ्ते बाद जंगल के अंदर छिपकर वो मैक्स कैओटिक पेनल्टी स्टेटस देखता है। उसे कम से कम 1 साल तक लो रहना होगा। वो सोचता है अगर विलन बनना ही है तो आराम से जीने वाला विलन बनेगा। हीरो बनने का आइडिया वो सीधा फेंक देता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। 20 साल की ब्रूटल सफरिंग के बाद सिस्टम उसे इसी कोरोमनास कनाड में फेंक देता है। वो पक्का मान लेता है ज़्यूस इसमें शामिल है। अगली सुबह वो एक अजीब नजारे के साथ उठता है। कई आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठे हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एसएसएस क्लास क्वेस्ट। सिस्टम बिना किसी सवाल के उसे स्काई डेविल का एब्सोल्यूट रूलर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। एसएसएस क्लास क्वेस्ट्स इंसानों को पता सभी क्वेस्ट्स में सबसे ऊपर होते हैं। ओलंपस के 200 साल के इतिहास में ये सिर्फ 3 बार ही सामने आए हैं। इतने बड़े स्टेक्स के साथ ये तय है कि एसएसएस क्लास क्वेस्ट की मेन स्टोरी लाइन हमेशा नेशनल लेवल या उससे भी ऊपर अनफोल्ड होती है। हान हिचकिचाता है, सोचता है कि आखिर ये उसे ही क्यों मिला। जब वो देखता है कि हर एनपीसी ऐसे झुक रहा है जैसे वो उसकी पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहे हों, तब उसे समझ आता है कि वो एक कहीं ज्यादा बड़ी कहानी में फंस चुका है। एक ऐसी कहानी जिसे ज़्यूस पिछले पूरे 20 साल से चुपचाप उसके इर्द गिर्द बुन रहा था। हान कोई हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है जिसमें 7000 साल के केओस का जिक्र है। वॉर के खत्म होने के बाद हार्मनी लौटी और दुनिया 3 फोर्सेस में बंट गई। उनमें सबसे नोटोरियस थी सेंटेनिया, जिसका एब्सोल्यूट रूलर ग्रासिया मेंटोस था। उसकी 14 पत्नियां थीं। 7वीं पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर खुद भी एक बेटे को जन्म दिया। यही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। एल्डर्स को अपने सामने सिर झुकाए देख हंस समझ जाता है कि वो इसे स्किप नहीं कर सकता। ऐसा करना डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, इसलिए वो पढ़ता रहता है। उसे उस दौर के सुप्रीम रूलर चेरा के बारे में पता चलता है जो धीरे धीरे सत्ता पर काबिज हुआ। चेरा ने डेविल का ब्लड लिया था और वो सबसे ज्यादा ताकतवर और निर्दयी बन चुका था। लिखा था कि दुनिया के सारे हीरोज उससे डरते थे, लेकिन एक रिबेलियन के दौरान उसे हनी ट्रैप से हराया गया। मारा नहीं गया, बस पराजित किया गया। उसके बाद शीरा एक गुफा में चला गया और अपनी ताकत वापस पाने लगा। तभी हान को एहसास होता है कि उसका अपना पुराना मास्टर इसी शीरा का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। सिस्टम उसे गाइड करता रहता है, क्वेस्ट पूरा करने के स्टेप्स दिखाता है। हान सोचता है कि उसे सोल की तरफ जाना चाहिए। वो एल्डर्स की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो सच में स्काईविल एल्डर्स हैं। उनका लीडर अपना सिर जमीन पर पटक देता है और कहता है कि हाँ, वो स्काईविल एल्डर्स हैं और हान द्वारा पहचान लिए जाने पर धन्यवाद देता है। लेकिन सच ये है कि हन बस इस रिडिकुलस क्वेस्ट से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसने इन लोगों के बारे में कभी सुना तक नहीं। हान झूठ बोलता है कि उसके टीचर ने बताया था कि उसे स्काईविल एल्डर्स को लीड करना है और पूरे कॉन्टिनेंट में पुराने स्काईविल की ग्लोरी वापस लानी है। एल्डर्स रोने लगते हैं, खुशी में सिर झुकाते हैं। हान समझ जाता है कि ये 7 एल्डर्स अब पूरी तरह उसके लॉयल हो चुके हैं। वो उनमें से एक को आगे आने का आदेश देता है। वो एल्डर उठकर बताता है कि उसने उन सारे इंसेक्ट लाइक बास्टर्ड्स को पहले ही खत्म कर दिया है जो हान को मारने के लिए आसपास घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हान एल्डर्स के साथ जुड़ता है, उसका शरीर चमक उठता है और वो इंस्टेंटली लेवल 9 पर पहुंच जाता है। हान सोचने लगता है कि ये एल्डर्स पहले कितने खतरनाक एनिमीज से लड़ चुके होंगे। वो एक एल्डर से उसका नाम पूछता है। बूढ़ा जवाब देता है कि उसका नाम लक्सो है
और वो फर्स्ट एल्डर है। हान कहता है कि उन्हें कुछ करना है। लुक्सो झुककर आदेश मांगता है। हान बताता है कि वो अभी एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ है। भले ही उसने मास्टर की सलाह मानी हो, लेकिन वो मास्टर की स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसका दिमाग सब याद रखता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। एल्डर सिर हिलाता है, कहता है कि उसे इसका अंदाजा था। हन सबको भरोसा दिलाता है। वो कहता है कि वो एब्सोल्यूट रूलर है और एल्डर्स को उस जगह ले जाएगा जहां सूरज चमकता है। बूढ़े लोग खुद को तैयार करने लगते हैं और हान को अपना लॉर्ड बुलाते हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि स्काई डेविल की लॉयल्टी बढ़ गई है। हन ग्रिन करता है और डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का फैसला करता है। गेम के बाहर रियल वर्ल्ड में हन कॉफी लेने किचन जाता है और अपनी बहन हन सी से टकरा जाता है। हन सी बताती है कि उसकी अलायंस ने इस बार अच्छा क्वेस्ट पूरा किया है, लेकिन सेंटेनिया के आउटस्कर्ट्स में गेट रॉक नाम का एक सीरियल किलर घूम रहा है। हन अनजान बनने का नाटक करता है, जबकि वही किलर है। उसकी बहन बताती है कि वो किलर ड्यूअल पिस्टल्स इस्तेमाल करता है और लेवल 40 के आसपास है। सुना है वो अकेले ही 7 मेंबर पार्टी को हरा सकता है। वो कहती है कि अगर कोई उसे पकड़ ले तो रिवॉर्ड 3 मिलियन गोल्ड है। हान को ये अजीब लगता है। उसे याद है कि एक्चुअल बाउंटी 100 मिलियन है। जब वो पूछता है तो हंसी शर्मिंदा होकर कहती है कि उसकी यूनियन उन्हें कई पर्क्स देती है, लेकिन हान मन ही मन सोचता है कि ये पूरी तरह ट्रैश है। वो और उसके दोस्त सारा हार्ड वर्क करते हैं। उसकी बहन हंसकर टाल देती है और कहती है कि अगर उसे कभी वो रिवॉर्ड मिला तो वो हान को बारबेक्यू खिलाएगी। हान उसे थैंक्स कहता है और दोबारा लॉग इन करने का फैसला करता है। ओलंपस में वापस लक्सो उसे बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हान कहता है पहले पता लगाना चाहिए कि वो कौन है। वो इन गेम अपनी बहन को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट में है, इसलिए मैसेज नहीं जाता। इससे वो बाहर हो जाती है। तभी अचानक हान के पीछे एक शैडो सरकती है। सामने असली गेट रॉक खड़ा होता है, जो हान को इम्पर्सनेटर बास्टर्ड कहकर गालियां देने लगता है। पहले हान कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथों में 2 पिस्टल्स देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये वही नोटोरियस वांटेड क्रिमिनल है। वो आदमी हान पर आग बबूला है और कहता है कि उसकी नकल करने की कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। हन मन ही मन खुश होता है कि उसे इस गाय के बारे में पहले ही अपनी बहन से पता चल गया था। भले ही उसके स्टैट्स अच्छे हों, लेकिन सामने वाला अब भी लेवल 40 है। हन सोचता है कि 30 लेवल गैप वाले एनिमी से लड़ने पर क्या होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और उसे याद आता है कि वो अकेला नहीं है। वो लुक्सो फर्स्ट एल्डर को बुलाता है और लुक्सो पल भर में सामने आ जाता है। क्रिमिनल सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बूढ़ा आया कहां से और वो उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। हन काल्मली किल का कमांड देता है। गेट रॉक पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि वो दोनों को मार देगा, लेकिन लक्सो इतना तेज है कि वो वहीं गायब हो जाता है। इससे पहले कि गेट रॉक कुछ समझ पाए, उसका सिर जमीन पर गिर चुका होता है। लक्सो शांति से अपनी तलवार म्यान में डालता है और हान वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक्ड। हान को याद आता है कि गेट रॉक को कम से कम लेवल 40 माना जाता था। अब वो सोच रहा है, क्या लक्सो इतना ज्यादा पावरफुल है या क्रिमिनल उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था। हान को थोड़ी शर्म महसूस होती है कि वो लक्सो की मूवमेंट देख तक नहीं पाया, लेकिन उसे भरोसा है कि अगर उसकी आई साइट स्किल्स होती तो वो मैनीफ्लो पढ़ सकता था। बूढ़ा आदमी उसे क्रिमिनल का कटा हुआ सिर देता है और सिस्टम उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ पूरा 100 मिलियन गोल्ड रिवॉर्ड देता है। इनफेमस सीरियल किलर को खत्म करने का रिवॉर्ड। हन एल्डर की तारीफ करता है और सोचता है कि चीजें कितनी बदल चुकी हैं। कुछ समय पहले तक वो मैक्स केओटिक होने की वजह से जॉब तक नहीं ले पाता था। हन अब एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देने का मन बना लेता है। सिस्टम जो भी सिनारियो या क्वेस्ट उसके सामने फेंकेगा, वो पूरी ताकत से निभाएगा अपने मॉनर्क बनने के सफर में। 2 हफ्ते बाद हन जंगल में घूम रहा होता है और उसके चारों तरफ एल्डर्स किसी भी एनिमी या जानवर को पल भर में खत्म कर देते हैं। हान पहले ही लेवल 13 तक पहुंच चुका है, जो एक इंसेन स्पीड है, क्योंकि दूसरों को इतना बढ़ने में सालों लग जाते हैं। उसके पास हेवन ब्रेकिंग गोस्ट आर्ट नाम की स्किल है, जिसके लिए कम से कम लेवल 40 चाहिए, यानी असली खेल लेवल 40 पर शुरू होगा। वो एल्डर्स के बारे में सोचता है और उसे लगता है जैसे ये एक कंपनी हो जो फुल स्विंग में आइटम्स, लेवलिंग और स्काईविल लैकी इस्तेमाल कर रही हो। फिर वो बैग में रखे क्रिमिनल के सिर को देखता है और सोचता है कि अब इसका क्या करे। रियल वर्ल्ड में हन कंप्यूटर खोलता है और सर्च करता है कि एक्सपेंसिव आइटम्स बेचने की बेस्ट जगह कौन सी है। एक मैसेज उसे सलाह देता है कि इसे ओलंपस में इन गेम बेच दे। कई लोग उससे सहमत होते हैं, लेकिन हान को याद आता है कि मैक्स केओटिक होने की वजह से वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ऊपर से गेम करेंसी गोल्ड है, जो रियल वर्ल्ड में ट्रेड भी नहीं होती, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने का रिस्क अलग। तभी उसकी बहन ब्राइट स्माइल के साथ आ जाती है। हन सोचता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर आई है। वो पूछती है क्या उसे पॉकेट मनी चाहिए। हान थोड़ी शर्म से मना करता है और पूछता है कि अगर वो उसे क्रिमिनल का सिर दे दे तो वो क्या करेगी। पहले वो कंफ्यूज्ड होती है, फिर हंसने लगती है। वो मजाक में कहती है कि अगर सच में उसके पास सिर है तो हैमबर्गर खरीद ले
और एक उसके लिए भी। हन गंभीर हो जाता है और कहता है कि 50-50 करेंगे। उसकी बहन अब भी कंफ्यूज्ड है कि वो इतना सीरियस क्यों है। सिया याद दिलाती है कि गेट रॉक लिटरली लेवल 40 है। उसे यकीन नहीं होता कि हान उसे मार सकता है, खासकर जब उसने सुना है कि हान अपनी शिटी ट्रेनिंग की वजह से कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन हान कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही भाग निकला था और सच कहे तो उसने क्रिमिनल को पहले ही खत्म कर दिया है। ये सुनकर उसकी बहन पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि क्रिमिनल का लेवल 44 था, फिर वो उसे मार कैसे पाया। हन शर्मिंदगी से हंसता है और कहता है कि क्रिमिनल तो बस उसे हिट करते ही मर गया, क्योंकि उसका एस्टिमेटेड लेवल खुद 99 है। वो अपनी बहन को याद दिलाता है कि उसने 10 साल पहले उसे स्क्रीनशॉट भेजा था। उसे याद आता है कि उसके भाई ने खुद को लेवल 99 बताया था। तब उसे लगा था कि उसका भाई इतना स्ट्रगल कर रहा है कि अब प्रेजेंट में प्रैंक करने लगा है। वो शर्माते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि उसे वो फोटो एडिटेड लगी थी। हन को फर्क नहीं पड़ता कि वो माने या नहीं। वो बस उसे ऑर्डर देता है कि अगर क्रिमिनल का हेड चाहिए तो सेंटेनिया के माउंटेन्स में आ जाए। लॉग इन करते ही वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। वो सोचती है कि उसे रैंडम फॉरेस्ट में इतनी दूर क्यों आना पड़ेगा। तभी हान बता देता है कि वो मैक्स केओटिक है। ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गेम में उसकी बहन वेस्ट गेट पहुंचती है और गार्ड्स से कहती है कि उसे माउंटेन्स में कुछ काम है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों इंस्टेंटली मर जाएगी। वो शर्माते हुए हंसती है और उनकी एडवाइस इग्नोर कर देती है। गार्ड्स फिर भी रोकते रहते हैं, लेकिन वो हाथ हिलाकर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। डेंस जंगल में 3 घंटे चलने के बाद उसे सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लगता है। उसे याद आता है कि उसके भाई ने कहा था कि वो पहले ही सारे मॉब्स और मॉन्स्टर्स हटा देगा। वो आसपास देखती है और समझ जाती है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही गायब हैं। तभी अचानक हान ठीक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। सिया डर के मारे चिल्ला उठती है। उसे शॉक लगता है कि वो बिना कोई आवाज किए पीछे कैसे आ गया। वो अपने भाई से निकलती इंसेनली डेंस ऑरा भी महसूस करती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में मैक्स केओटिक है। वो पूछने लगती है कि क्या उसने किसी एनपीसी को मारा है, लेकिन हान सवाल इग्नोर कर देता है और उसे बैग थमा देता है जिसमें क्रिमिनल का हेड है और उस पर 100 मिलियन गोल्ड का बाउंटी है। वो यकीन नहीं कर पाती और सोचती है कि शायद सपना देख रही है। 100 मिलियन रिवॉर्ड को हाथ में देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच है। वो तुरंत पूछने लगती है कि उसने ये सब कैसे किया और उसे अमेजिंग कहती है। हन बस चाहता है कि वो जल्दी से जाकर इसे एक्सचेंज कर दे। वो मजाक में कहता है कि अगर वो हेड लेकर भाग गई तो वो उसे मार देगा। एडवेंचरर्स गिल्ड में उसकी बहन हेड जमा करती है और स्टाफ मेंबर कंफर्म करता है कि ये वांटेड क्रिमिनल गेट रॉक का सिर है। क्वेस्ट क्लियर हो जाता है। 100 मिलियन गोल्ड पे आउट होता है। वो सोचने लगती है कि अगर आधा पैसा भी मिल जाए तो वो जिंदगी भर अपने फेवरेट हैमबर्गर्स खा सकती है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके भाई ने कितना हार्ड वर्क किया है और अब उसका फल मिल रहा है। वो जंगल में लौटती है और अपने भाई को उसका हिस्सा देती है और देखता है कि वो 50 मिलियन की जगह 99 मिलियन गोल्ड दे रही है। वो सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मुस्कुराता है और मान लेता है कि 20 साल की हेलिश ट्रेनिंग के बाद वो इसका हकदार है। वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, लेकिन थैंक्स के तौर पर 1 मिलियन पॉकेट मनी रख लेता है। वो उसे और देने को तैयार है, लेकिन वो सुनती नहीं और भाग जाती है। भागते हुए कहती है कि उसने सिर्फ मॉर्निंग ऑफ लिया था, अब उसे वापस जाना है। जाते जाते वो बोलती है कि आज वो उसे हैमबर्गर स्ट्रीट देगी और पेरेंट्स के साथ डिनर पर बुलाती है। हन मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि वो सुरक्षित घर पहुंचे। वो एक्सचेंज फीस और टैक्सेस के बाद 99 मिलियन गोल्ड चेक करता है। रियल वर्ल्ड में ये लगभग 80 मिलियन बनते हैं। पहली ही कोशिश में इतना पैसा, ये सच में उसकी लाइफ क्वेस्ट है, इसलिए उसे मैक्स केओटिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएसएस क्लास क्वेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और वो पहले ही इतना कमा चुका है। अब उसके पास 80 मिलियन कोलैटरल है। जब वो मेन क्वेस्ट क्लियर करेगा तो उसे नहीं पता कि रिवॉर्ड कितना पागलपन भरा होगा। वो जल्द से जल्द लेवल 40 पहुंचना चाहता है। इसके लिए उसे और तेज ग्रो करना होगा। हर मिनट हर सेकंड मायने रखता है। शाम को हान रियल वर्ल्ड में अपनी बहन से मिलता है। मैक्स केओटिक होने की वजह से वो खुद गेम में नहीं जा सकता, इसलिए वो उससे आइटम्स खरीदने को कहता है। वो मना करने की कोशिश करती है क्योंकि वो अभी काम से लौटी है, लेकिन हान वादा करता है कि अगर सब ठीक रहा तो वो उसे हर महीने 300,000 वन अलाउंस देगा। वो मान जाती है, लेकिन कहती है कि 500,000 वन ध्यान चाहिए। दोनों के बीच डील हो जाती है और सी तुरंत गेम में वापस चली जाती है। कुछ घंटे बाद पूरी तरह थका हुआ हान अपनी बहन द्वारा खरीदे गए नए कपड़े
और आइटम्स ट्राई करता है। ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो एक्सपीरियंस अर्निंग रेट बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी उसने खरीदा उस पर पूरे 70 मिलियन वन खर्च हो गए। जिंदगी में पहली बार उसने अपने हाथों से पैसा कमाया था। उसकी बहन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, उसे बस अपना हिस्सा चाहिए क्योंकि वो उसके लिए इतनी एरेंड्स दौड़ चुकी है। फिर वो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, कहती है कि पहले डेस्टिनेशन के लिए 3 मिलियन गोल्ड चाहिए और उसके बाद हर डेस्टिनेशन के लिए 300,000 गोल्ड। हन फिर से खुद को संभालता है, तय करता है कि सिस्टम जो भी सिनेरियो या क्वेस्ट फेंकेगा वो पूरी ताकत से निभाएगा, मोनार्क बनने की राह में। अब उसे वही करना है जो जरूरी है। वो एल्डर्स को बुलाता है और कहता है कि आगे बढ़ें और सिर्फ लेवलिंग पर ध्यान दें। अगले दिन हानजी माउंटेन्स पहुंचता है। वो अपने काम से काम रखे होता है कि तभी फुल आर्मर में एक आदमी उसे देख लेता है और सोचता है ये कौन है। वो नोटिस करता है कि हान मैक्स केओटिक है और उसके ग्रुप का एक मेंबर इसे परफेक्ट मानता है क्योंकि उसे फेम चाहिए। सब देखते हैं कि हान काफी वीक दिखता है और उसके आइटम्स बहुत बेसिक और शिटी हैं, तो वो मान लेते हैं कि यहाँ तक आते आते वो कई बार मरा होगा। पार्टी लीडर सोचता है कि हान ने उन्हें अभी नोटिस नहीं किया, मतलब उसका फील्ड ऑफ विजन छोटा है और वो शायद बिगिनर है। वो पूरी पार्टी को बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। फॉरेस्ट से गुजरते हुए हान को लगता है कि इलाका अजीब तरह से शांत है, कोई मॉन्स्टर आसपास नहीं है। तभी सिस्टम वार्न करता है कि कोई बाहरी ताकत उसके बॉडी को लॉक करने की कोशिश कर रही है। हान को ऑनेस्टली जैक्स महसूस होता है, लेकिन पीछे से उसे टेल कर रही स्क्वाड घबरा जाती है कि वो उनके मैजिक ट्रैप को श्रग ऑफ कैसे कर रहा है। एक कहता है शायद वो मेज हो, फिर भी वो उसके गियर को देखकर सोचते हैं कि वो एब्सोल्यूट क्रैप है और शायद इतनी बार मरा कि सब खो बैठा। आर्चर एरो नॉक करता है और लीडर सबको चुप रहने को चिल्लाता है। वो एक को आदेश देता है कि उसे बिजी रखे ताकि वो वॉर्प या ब्लिंक न कर पाए, जबकि वो और असिस्टेंट मैनेजर किल के लिए आगे बढ़ते हैं। अटैक से ठीक पहले हान पलटकर देखता है। उसकी नजर इतनी ठंडी होती है कि खून जम जाए। वो उन्हें आखिरी मौका देता है भाग जाने का, लेकिन वो उसे ब्लफ समझकर कहते हैं। लीडर पूरी ताकत से चार्ज करता है। हन कैजुअली पूछता है उनका लेवल क्या है। मैसिव हैमर उस पर लगता है और स्टील से टकराने की तरह उछल जाता है। मैनेजर सोर्ड स्लैश करता है, लेकिन उससे भी नहीं होता। आर्चर की एरोज उड़ती हैं, टीम सिंक करती है, मगर सब दहशत में रह जाते हैं क्योंकि उसका हेल्थ बार हिलता तक नहीं। हान अंदाजा लगाता है कि बड़ा सोर्ड वाला शायद लेवल 40 है, लेट 20s बिल्ड जैसा। आर्चर उसे एनालाइज करता रहता है। उसे यकीन है कि हान ने कोई सॉलिड आर्मर नहीं पहना और कोई स्पेल भी नहीं बोला। वो सोचता है कि शायद कोई हिडन मैजिक पहले से एक्टिव है। वो सिग्नल देता है कि वो तैयार है। लीडर डर के मारे पसीना बहाने लगता है, जबकि हान बोर्ड खड़ा रहता है। सोचता है कि इनके हमले टॉडलर स्लैप्स जैसे हैं। तंग आकर वो काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। स्किल सील्ड होने की वजह से वो बेसिक फाइटिंग स्टैंस लेता है। आर्चर सोचता है वो कोई बड़ा स्पेल डालेगा और सबको पीछे रहने को चिल्लाता है, लेकिन हान पहले ही डायरेक्टर के चेहरे पर घूंसा मार चुका होता है। उसे ड्रीमलैंड भेज देता है। सिस्टम बताता है कि उसका क्राइम स्टैट फिर बढ़ रहा है। हैमर वाला नाइट रेज में चार्ज करता है, पर हान एक पंच में टैंक गिरा देता है और क्राइम स्टैट और चढ़ जाता है। आर्चर और सपोर्ट क्रू वहीं बेवकूफों की तरह खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्हें बफ्स लगाने का मौका तक नहीं मिला। लीडर और मैनेजर चिल्लाते हैं कि सबको अपनी जान बचाकर भागना चाहिए क्योंकि ये फाइट उनकी लीग से बहुत बाहर है। आर्चर भी पीछे हटने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है जो कोई एवरेज मेज नहीं है, लेकिन भागने से पहले ही हान अचानक उसके ठीक पीछे आ जाता है, एक गोस्ट की तरह। आर्चर का दिमाग हैंग हो जाता है कि ये इतनी तेजी से कैसे हिला। हान दांत दिखाते हुए एक खतरनाक ग्रिन देता है, याद दिलाता है कि फाइट उन्होंने चुनी थी और अब वो कायरों की तरह भाग रहे हैं। आर्चर को अचानक समझ आता है कि हान ने ब्लिंक स्किल अब तक बचाकर रखी थी, उन्हें चिढ़ाने के लिए। ऐसा मूवमेंट सिर्फ एक ही टाइप का प्लेयर कर सकता है, हाई लेवल मेले फोकस्ड बैटल विजर्ड, लेवल 60 से ऊपर का हंटर रूफनडाल जैसा। हान ने उनकी ऐसी कुटाई की कि अंत तक वो खुद लेवल 16 पर पहुंच चुका था। सबको जमीन पर रगड़ने के बाद वो उनकी जान बख्श देता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि उसकी मर्सी की वजह से एल्डर्स के साथ लॉयल्टी बढ़ गई है। उसे चरिज्मा नाम की नई स्किल अनलॉक होती है। उसे नहीं पता चरिज्मा करती क्या है, लेकिन नाम फैंसी है तो वो ज्यादा सोचता नहीं। अचानक लक्सो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। उम्मीद है वो आदेश मानेगा। 7 दिन की टॉर्चर जैसी यात्रा के बाद हान आखिरकार स्काईविल हाइडआउट पहुंचता है। भूख और थकान से आधा मरा हुआ, मन ही मन गालियां देता हुआ
कि ये जगह इतनी दूर क्यों है। उसे याद आता है कि कैसे वो इसमें फंसा। एक पल वो चिल कर रहा था, अगले ही पल एक एल्डर उसे खींच लाया, डेजर्ट के बीच पोर्टल खोलकर एडवेंचरर्स कॉलम की कुछ बकवास बोलते हुए। उसे लगा था वॉकिंग से स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसे पूरे हफ्ते चलना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। जब एल्डर बताता है कि विलेज आगे है, हान के दिल में उम्मीद जगती है। वो मन ही मन खाना मांगता है, लेकिन जैसे ही वो गंदे आधे ढहे विलेज को देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसका मास्टर शायद इस जगह को बुरी तरह स्क्रू कर गया है। लोकल्स भुखमरी से चलते फिरते लाशों जैसे दिखते हैं, फिर भी वो तुरंत घुटनों पर गिरकर उसे एब्सोल्यूट रूलर और सेवियर कहते हैं। सिस्टम उसे एक क्वेस्ट देता है, इस कोलैप्स के कगार पर खड़े विलेज को बचाने का। वो वीक स्माइल देता है, ऐसा लगता है जैसे भूख से अभी गिर पड़ेगा। एक एंशंट बूढ़ा प्रॉफिट कार्ल, जिसकी उम्र 133 साल है, आगे आता है और बताता है कि उसने 12 एल्डर्स को यहाँ एम्पायर से छिपा कर पाला था। वो सब एब्सोल्यूट रूलर के डिसेंडेंट को खोजते रहे। प्रॉब्लम ये थी कि ये इलाका वेस्टलैंड है, ना मॉन्स्टर्स, ना एनिमल्स, ना फार्मिंग। हान को ये सब बेवकूफी लगती है, सोचता है सप्लाईज बाहर से क्यों नहीं लाए। बूढ़ा कहता है ये नामुमकिन है। हान समझ जाता है कि उसका पहला काम सबको भूख से मरने से बचाना है। वो विलेजर्स से वादा करता है कि वो सब कुछ सैक्रिफाइस करके उन्हें जिंदा रखेगा। सिस्टम दिखाता है कि मोराल और लॉयल्टी तेजी से बढ़ रही है। वो लक्सो से कहता है कि साथ चले, बाकी एल्डर्स गार्ड करेंगे। लक्सो बिना किसी शिकायत के सिर हिलाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। हन उसे आदेश देता है कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी मॉन्स्टर को वही संभाले और जो भी लूट या वैल्यूएबल स्टोन्स गिरें सब इकट्ठा करे। उसे लगता है ये क्वेस्ट शायद काफी इजी रहने वाला है। माउंटेन्स में गायब हुए हान और लक्सो को एक हफ्ता बीत जाता है। लक्सो काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है कि उसके लॉर्ड ने समय रहते सब प्रिपेयर कर लिया। वो ऐसे कंधे उचकाता है जैसे ये ऑब्वियस हो। टाइम कम था, इसलिए उसने सबसे आसान चीजों से शुरुआत की। वो एक बड़े पत्थर पर बैठा है, बैग्स के ढेर को देखते हुए, जिनमें पता नहीं क्या क्या भरा है। कुछ दिन पहले ही हान की बहन को उसका मैसेज मिला था। उसने उससे एक फेवर मांगा था, मैजिक पॉकेट लेने को कहा और 800 लोगों के लिए इनफ पॉरेज अरेंज करके माउंटेन्स तक लाने को बोला। मैसेज पढ़ते ही वो ऑलमोस्ट चोक कर गई। सोचती रही कि आखिर 800 लोगों के लिए पॉरेज क्यों चाहिए। हान ने फूड प्लान पहले से उसी के जरिए सेट कर दिया था। जब वो माउंटेन्स पहुंचती है, तब भी उसके दिमाग में यही चिल्ला रहा होता है कि उसका भाई आखिर कर क्या रहा है। हान पेमेंट के तौर पर उसे एक ब्लू स्टोन फेंकता है। वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। उसका दिमाग घूमने लगता है कि शायद किसी बड़े स्पॉन्सर या सीक्रेट ग्रुप का पैसा होगा, लेकिन हान साफ कह देता है, नो स्पॉन्सर, बस इसे बेच देना और 10% अपने पास रख लेना। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। फिर भी वो खुद को समझाती है कि ये बस डम्ब लक है। उसके भाई के लिए ये सब अकेले करना पॉसिबल नहीं हो सकता। हान उससे ये भी कहता है कि स्टोन बेचकर जो पैसे मिले उनसे लौटते वक्त 3 रैप्ड पोर्टल्स खरीद ले। उसका प्लान है माउंटेन से सीधे स्काई डेविल हाइडआउट और स्काई डेविल विलेज तक रोड कनेक्ट करना। जो रास्ता पहले पूरे एक हफ्ते लेता था, वो बहुत कम हो जाएगा। हन इसे फ्लॉलेस कहता है। हालांकि एक साथ 3 रैप्स पर पैसा उड़ाते वक्त उसका दिल ऑलमोस्ट रो पड़ता है। उधर विलेज में 12th एल्डर एर्दा सोच रहा होता है कि हान ने उन्हें गोस्ट कर दिया है, उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया है। एर्दा को लगता है कि अब ये लड़का बस लौटकर सबको झुकाने की उम्मीद कर रहा है, सिर्फ सक्सेसर होने के नाम पर। हाँ, फर्स्ट एल्डर लक्सो तो बिना सोचे उसके लिए मरने को तैयार है, लेकिन एर्दा जानता है कि सारे एल्डर्स ऐसे नहीं हैं। अगर हान ने विलेज के साथ जरा सा भी खेल किया या एक भी झूठ बोला, तो एर्दा उसे मिटाने का पूरा बहाना बना लेगा। आखिरकार हान लौटता है। विलेजर्स पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हैं कि एब्सोल्यूट रूलर ढेर सारा सामान लेकर वापस आ गया है। एर्दा बाहर आता है और पॉरेज का ढेर देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। हन ग्रिन करता है और कहता है कि वो उन्हें मिल्क और हनी भी देना चाहता था, लेकिन भूख के बाद ऑयली खाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अभी पॉरेज ही ठाते हैं। ठीक है। विलेजर्स राहत की सांस लेते हैं और एब्सोल्यूट ग्रेट रूलर के नारे लगाने लगते हैं। उसकी रेपुटेशन और ऊपर चली जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो ये आदमी नहीं कर सकता। हन मन ही मन विकेट ग्रिन करता है। वो एल्डर्स में से एक को लक्सो के साथ फूड डिस्ट्रीब्यूट करने भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। उसे पता है कि सिर्फ खाना काफी नहीं, कपड़े और शेल्टर भी चाहिए, लेकिन अभी फूड और डिफेंस प्रायोरिटी है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एर्दा अंदर आता है और घुटनों पर गिरकर लॉयल्टी की कमी के लिए माफी मांगता है। हान उसे शांत करता है, कहता है लिमिट्स अभी भी हैं, शक करना गलत नहीं था। अब वो चाहता है कि एर्दा उस पर भरोसा करे। बदले में वो उस ट्रस्ट को 10 गुना लौटाने का वादा करता है। ये सुनकर एर्दा और जोर से रोने लगता है और इसी के साथ हान को ऑफिशियली 12th एल्डर की रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन दिल ही दिल में हान सोच रहा होता है कि ये आदमी पूरा बेवकूफ है। इसी बीच हान लेवल 19 पर पहुंच चुका होता है और उसके पास काफी स्टेप अप पॉइंट्स जमा हो जाते हैं। वो कहीं जाकर अपनी नई ताकत टेस्ट करने का प्लान बनाता है। उसे लुक्सो की चेतावनी याद आती है कि अभी लो प्रोफाइल रखना जरूरी है ताकि एम्पायर को शक
शक न हो। बाकी एल्डर्स ने भी यही कहा था। फिर भी वो सोचता है कि अगर पार्टनर चाहिए तो एरदा सबसे सही रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेल्थ स्किल्स टॉप टियर है। माउंटेन्स में चलते हुए उन्हें एक वाइल्ड बेयर मिलता है। हन पल भर को रुकता है। उसने ऐसा बेयर पहले नहीं देखा, शायद जायंट बेयर या कोई होगा। एरदा तलवार खींच लेता है, लेकिन हान उसे रोक देता है। उसे याद है कि जायंट बेयर्स आमतौर पर लेवल 40 के आसपास होते हैं। नॉर्मली 5 या 6 लोगों की स्क्वाड चाहिए होती है, लेकिन वो तो पूरे स्क्वाड अकेले निपटाने वाला आदमी है। इसलिए वो बेयर को भी सोलो करने का फैसला करता है। बेयर उसे देखता है और चार्ज करता है। हन उछलता है और जोरदार पंच के साथ नीचे गिरता है। बेयर को एक ही वार में छपटा कर देता है। वो इसे इजी मनी कहता है। 20,000 गोल्ड और थोड़े से एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं। एरदा, जो सब चुपचाप देख रहा था, अब उस पर और भरोसा करने लगता है। बेयर के मलबे को देखते हुए हान सोचता है, क्या बेयर ही पैथेटिक था या वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जो भी हो, वो एरदा को आगे बढ़ने का आदेश देता है। अब आंटियम डंजन जाने का समय है। कुछ दिनों बाद वो डंजन के गेट पर पहुंचते हैं। एरदा अंदर कई प्रेजेंसेस महसूस करता है। हान नोट करता है। उसे याद है कि आंटियम डंजन विलेज ऑफ बिगिनिंग में है। उर्कुस के पास एक लो टियर डंजन। डिफिकल्टी ठीक ठाक है और क्लियर करने पर स्टेप अप पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए एकेडमी स्टूडेंट्स और ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स यहाँ ग्राइंड करते हैं। हन स्मर्क करता है। जायंट बेयर को एक हिट में गिराने की याद उसे हंसा देती है। वो सोचने लगता है कि ये ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स असल में उसके सामने कितने स्ट्रांग होंगे। वो एरदा से कहता है कि चुपचाप स्टेल्थ में उसके पीछे रहे। डंजन के सेफ जोन में एक स्टूडेंट कहता है कि ये उसकी दूसरी रन है और वो अभी भी ब्रिक्स हो रहा है। अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है कि बस इस बार क्लियर हो जाए। तभी दोनों की नजर हान पर पड़ती है, इनफेमस मैक्सल चेयोटिक पर। पैनिक फैल जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर को ढूंढने भागते हैं, मन ही मन दुआ करते हुए कि वो उन्हें बचा ले। तभी एक स्मग बास्टर्ड सामने आता है। हान को ऐसे घूरता है जैसे वो कोई फियरलेस इडियट हो। इससे पहले मॉन्स्टर्स मारते हुए हान ने एक बात नोटिस की थी। जब वो खुद किल करता है तो कोई लूट ड्रॉप ही नहीं होता। वो स्टैट विंडो खोलता है और देखता है लक स्टैट -99 पर अटका है। -99 लक का मतलब ड्रॉप रेट भी पूरी तरह टैंक। उसे लगता है जैसे यूनिवर्स ही उसके साथ कर रहा हो। वो सोचता है काश फाइनल ब्लो एल्डर्स में से कोई मार दे। तभी एक इंस्ट्रक्टर आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हान को अपनी बहन की वार्निंग याद आती है कि ग्रेट यूनियन इंस्ट्रक्टर्स अक्सर लेवल 40 से ऊपर होते हैं। लगता है वो बिल्कुल सही थी। ये एरोगेंट लोग सच में फैलाना पसंद करते हैं। इंस्ट्रक्टर दोबारा सवाल करता है। हान उल्टा पूछता है कि वो उसे ऐसे बात करने का हक क्यों समझ रहा है। इंस्ट्रक्टर हंसता है, कहता है कि वो ऐसे कई लोगों को देख चुका है, अभी निकल जाए तो छोड़ देगा। इंस्ट्रक्टर उसके स्टैट्स देखता है, लेवल 19, घटिया गियर, और उसे ट्रैश समझ लेता है, जो शायद स्टूडेंट्स को मारकर उनका लूट बेचता है। हन इन अजीब आरोपों से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सिचुएशन डी एस्केलेट करना चाहता है क्योंकि आसपास बच्चे हैं। वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि चिल करे, वो बस डंजन क्लियर करने आया है। लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं मानता। स्नीयर करते हुए कहता है कि वो उसकी चाल समझ चुका है। तभी सिस्टम वार्निंग देता है कि सेफ जोन खत्म होने वाला है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को अपने पीछे छिपने का आदेश देता है। सब समझ जाते हैं कि ये ग्रेट यूनियन का इंस्ट्रक्टर है। हन चिढ़ जाता है और कहता है कि वो शुरू करने नहीं आया। इंस्ट्रक्टर उसे ब्लफिंग लूजर समझकर टाल देता है। हान फिर कहता है कि वो किसी स्कमबैग की तरह स्टूडेंट से पंगा लेने नहीं आया। वो साफ कह देता है कि उसे बस डंजन क्लियर करना है। लेकिन तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि सेफ जोन खत्म हो चुका है और इंस्ट्रक्टर तलवार खींच लेता है। मारने के इरादे से आगे बढ़ते हुए वो उसे एरोगेंट बास्टर्ड कहता है। हान का सब्र टूट जाता है। वो आखिरी बार चेतावनी देता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर पूरी ताकत से झपट पड़ता है। उसकी तलवार हान के आर पार निकल जाती है। फिर भी वो बिना हिले खड़ा रहता है। इंस्ट्रक्टर की आंखें फैल जाती हैं। उसे लगता है शायद कोई अजीब मैजिक ट्रिक है। हान उसे मौत वाली नजर से घूरता है और पूछता है, बस इतना ही? इंस्ट्रक्टर के दिल में डर उतर आता है। उसे समझ आता है कि सामने वाला कोई साधारण न्यूबी नहीं है। घबराकर इंस्ट्रक्टर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है। सोचता है कि ये लेवल 19 केओटिक फ्रीक कोई हिडन स्किल यूज कर रहा है। हान उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो ट्रबल नहीं चाहता और आखिरी वार्निंग भी दी थी। अब पूरी तरह तंग आकर वो काउंटर करता है और इंस्ट्रक्टर के पेट में जोरदार पंच मारता है। इंस्ट्रक्टर शॉक में डूब जाता है। उसने अपनी ब्लेड टैंक कर ली और नंगे हाथों से पलटवार किया। वो मदद के लिए बोलने ही वाला होता है कि अचानक तेज रोशनी का एक धमाका पूरे इलाके को निगल लेता है। उसी एक मूव में हान उसे खत्म कर देता है। स्टूडेंट्स सिमट कर खड़े रहते हैं, देखते हैं कि सब जिंदा हैं या नहीं। हान उन्हें घूरता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या वो भी लड़ना चाहते हैं। सब सिर जोर जोर से हिलाते हैं। हान स्मर्क करता है और कहता है कि यही सही है। फिर उन्हें सलाह देता है कि अपने क्वेस्ट्स
ठीक से करें और ढंग के इंसान बने। थोड़ी देर बाद वो अपने एक्शंस पर सोचने लगता है। वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आगे देखते ही उसे एक डिफेंसिव फोर्ट्रेस दिखता है जिसके चारों तरफ हथियार पकड़े स्केलेटन सोल्जर्स हैं। उसे समझ आता है कि ये डंजन का बीच वाला फोर्ट्रेस है। गाइड बुक की बात याद करके वो जानता है कि आगे बढ़ने से पहले इसे तोड़ना जरूरी है। लूट वैसे भी नहीं मिल रहा, इसलिए वो स्केलेटन्स पर वक्त बर्बाद नहीं करता। उनकी मर्डरस नजरों को इग्नोर करते हुए वो सीधे फोर्ट्रेस की तरफ दौड़ पड़ता है। सिस्टम लगातार वार्निंग्स चिल्लाता है कि मॉन्स्टर्स कितने गुस्से में हैं और उसे कितना नुकसान होगा। हान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है शायद 10 पंचेस काफी होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही पंच में पूरा फोर्ट्रेस ऐसे ढह जाता है जैसे गीला कार्डबोर्ड हो। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। क्या ये फोर्ट्रेस इतना कमजोर होना चाहिए था? फिर भी वो खुश है कि काम आसान हो गया। बिना रुके वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद घबराए स्टूडेंट्स द्वारा बुलाए गए इंस्ट्रक्टर्स पहुंचते हैं और देखते हैं कि फोर्ट्रेस पहले ही रबल बन चुका है। लेवल 19 प्लेयर द्वारा ऐसा होना उनके लिए समझ से बाहर है। वो डम फाउंडेड खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं शायद उसके पास कोई अल्ट्रा रेयर आइटम हो। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो चुका है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं इसे इम्पॉसिबल कहते हुए। डंजन के अंदर हान सोचता रहता है कि हर जगह स्केलेटन सोल्जर्स ही क्यों हैं। किसी नॉर्मल लेवल 19 किस्म के लिए ये जगह नाइटमेयर होती, लेकिन उसके लिए नहीं। वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है स्केलेटन्स को इग्नोर करते हुए। वो आगे झपटता है और पूरी ताकत से वार करता है। मन ही मन उम्मीद करता है कि ये एक हिट में न टूटे, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल स्टेज की शील्ड तुरंत क्रम्बल हो जाती है। वो भौहें चढ़ाता है, सोचता है कैसी बेकार शील्ड है। जानता है कि इंस्ट्रक्टर्स कभी भी आ सकते हैं, इसलिए जल्दी निपटाता है। सिस्टम उसे डंजन क्लियर करने की बधाई देता है। हंस नॉट करता है, सोचता है कि ये बस एक पैथेटिक लो लेवल डंजन था। वो मिले हुए पॉइंट्स स्पेंड करता है और आखिरकार लेवल 20 पर पहुंच जाता है। अब वो फील्ड ऑफ डार्कनेस जाने के लिए तैयार है। उसे लगता है इंस्ट्रक्टर्स उसका पीछा जरूर करेंगे, लेकिन अजीब बात है कि अभी तक कोई नहीं आया। वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो डंजन एंट्रेंस के पास ही कैंप कर रहे होंगे। बाहर कदम रखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सामने इंस्ट्रक्टर्स की पूरी आर्मी खड़ी है, जितनी उसने सोची भी नहीं थी। उनमें से एक चिल्लाकर एनिमी फोर्सेस के लीडर को सामने आने को कहता है। हन खाली नजर से इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो तो यहाँ अकेला खड़ा है, तो ये लोग आखिर किस पर चिल्ला रहे हैं। वो बगल में खड़े एल्डर से पूछता है कि कहीं उसने गलती से स्टेल्थ तो ऑफ नहीं कर दी। एल्डर मना कर देता है। तभी एक इंस्ट्रक्टर शांति से बोलता है कि वो समझता है हान क्या चाहता है और उम्मीद करता है कि आज बेकार की लड़ाई न हो। उसका लॉजिकल रवैया टेंशन कम करना चाहता है, लेकिन हान को ये चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो तो इंस्ट्रक्टर से टकराने के मूड में था। उन्हें यूं बिहेव करते देख उसे कुछ अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि अगर यहाँ सच में लड़ाई छिड़ी तो कुछ स्टूडेंट्स जरूर मरेंगे, और सच कहें तो पावरलेस बच्चों को मारना उसकी चीज नहीं है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो इस बार उसे जाने देगा, ये मानते हुए कि हान भी अपनी जिंदगी बेवजह फेंकना नहीं चाहेगा। हान साथ देता है और कहता है कि वो समझता है, वैसे भी उसने लड़ने का प्लान नहीं बनाया था, और याद दिलाता है कि उसने पहले वाले इंस्ट्रक्टर को भी छेड़ने से मना किया था। बिना एक पल गंवाए वो सीधा उनके बीच से निकल जाता है। उसके लिए अभी प्रायोरिटी फील्ड ऑफ डार्कनेस पहुंचना है ताकि बाद में प्लेयर्स का शिकार कर सके। इंस्ट्रक्टर राहत की सांस लेता है। उसका पार्टनर भी चुपचाप शुक्रगुजार होता है कि बिना किसी को मारे मामला सुलझ गया। इंस्ट्रक्टर जुर्गल इसे हल्के में टाल देता है। पहले ही उसे पता चल गया था कि जो इंस्ट्रक्टर हान से भिड़ा था उसकी वजह से कुछ बेगुनाह स्टूडेंट्स मारे गए। हान ने डंजन को इनसेन स्पीड से क्लियर किया था, शायद इसलिए कि सबको दिखा सके कि उसके पीछे कोई हिडन सपोर्ट है। जुर्गल जानता है कि यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्हें बचाना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें उसे भड़काए बिना दूर भगाना ही सही लगा। उधर एक और इंस्ट्रक्टर उसे घूरता है, सोचता है ये पागल बास्टर्ड आखिर है कौन। एक बात तय है, हान मैक्स ले केओटिक है, यहाँ तक कि शक है कि वो रूफेंडॉल ही हो सकता है। सब जानते हैं रूफेंडॉल सपोजिडली लेवल 50 है, लेकिन हो सकता है उसने चीट से अपना असली लेवल छुपा रखा हो। कहीं और रूफेंडॉल खुद कई प्लेयर्स को एक साथ स्लॉटर कर रहा होता है डेथ नेल से। वो ठंडी हंसी हंसता है, उन्हें ताना मारता है कि मरने से पहले अपनी पीठ साफ कर लें, और अगर मरते ही रहना है तो गेम से लॉग आउट कर दें। वो पूरा मैक्सल केओटिक है और यहाँ सिर्फ लूट के लिए है। मरे हुए प्लेयर्स के आइटम्स फार्म करना उसे बेहद प्रॉफिटेबल लगता है। तभी उसे याद आता है कि हाल में कोई उसे हंट कर रहा है, जबकि वो उससे कभी मिला भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि कोई हर जगह उसकी इम्पर्सनेशन कर रहा है। वो सोचता है कोई वॉनबी मैक्स केओटिक उसकी नकल कर रहा है। सुना है उस पोजर ने
अमेंटियम डंजन में बड़ा सीन खड़ा किया था। अगर ये चलता रहा तो ग्रेट यूनियन उसे बाहर निकाल सकता है, और ग्रेट यूनियन को चिढ़ाना मतलब खुद मरने को बुलाना। इसलिए वो तय करता है कि हालात होने से पहले उस पंख को ढूंढ निकालेगा। उधर स्काईविल विलेज में हान लौटता है और एल्डर्स को बताता है कि अगली जगह फ्लोटिंग मॉन्स्टर्स से भरी होगी। एल्डर्स में से एक लॉन्ग रेंज मैजिक में स्पेशलिस्ट है। लुक्सो तुरंत समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। एक एल्डर गर्व से हाथ उठाता है, कहता है कि लॉन्ग रेंज स्पेल्स में उसे पूरा भरोसा है। हान तय करता है कि आज वही उसके साथ जाएगा। एल्डर एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ सिर हिलाता है। तभी हान को याद आता है कि उसकी बहन का बर्थडे पास आ रहा है। शायद इस बार उसे अच्छा भाई बनना चाहिए। वो सोचता है आज एक्स्ट्रा ग्राइंड करेगा ताकि उसे बर्थडे गिफ्ट दिला सके और आगे चलकर एक अपार्टमेंट भी। फील्ड ऑफ डार्कनेस पहुंचते ही वो हर तरफ प्लेयर्स देखता है। सिस्टम वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स जल्दी रिस्पॉन होंगे। हन मुस्कुराता है, जेटा से पूछता है कि वो रेडी है या नहीं। जेटा पूरा साइको बास्टर्ड निकलता है। वो चिल्लाने लगता है कि अपने मास्टर के हर एक कमांड को मानेगा। हड्डियां तोड़ना, खाल उधेड़ना, रास्ते में आने वाले हर ट्रैश को हेल फायर से जला देना और जो भी मास्टर के सामने खड़ा हो उसकी लिम्स फाड़ देना। हन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये बूढ़ा इतना ज्यादा फायर्ड अप क्यों है। उसे ये बैक एली वाइब काफी फ्रीकी लगती है। पास ही कुछ प्लेयर्स नोटिस करते हैं कि वो मैक्स क्योटिक है। उनमें से एक सोचता है कि ये फेमस बनने का मौका है और उसका दोस्त भी सहमत हो जाता है। हान एल्डर को ऑर्डर देता है कि रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले इन फूल्स को साफ कर दे और सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ ले, खासकर ब्लू स्टॉर्म्स को। फील्ड ऑफ डार्कनेस में हर प्लेयर पहले मैक्स क्योटिक यानी उसी को मारने पर फोकस्ड होता है। हान जानता है कि चाहे तो वो बाद में वॉर्प कर सकता है, इसलिए वो जेटा से पूछता है कि उसे साथ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर उसे अभी लॉन्ग रेंज मैजिक दिखाने का आदेश देता है। पागल बूढ़ा सिर हिलाता है, कसम खाता है कि वो मास्टर को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो आसमान की तरफ हाथ उठाता है, मन ही मन अपने मास्टर के भविष्य के उज्जवल होने की कामना करता है। अचानक पूरा आसमान चकाचौंध करने वाली पर्पल लाइट से भर जाता है। जेटा गॉड ऑफ ईविल को समन करता है और उसे मास्टर के रास्ते में आने वाले हर किसी को कुचल देने का आदेश देता है। प्लेयर्स दहशत में चीखते हुए भागने लगते हैं। जेटा ठंडे दिल से उस विशाल क्रीचर को बिना दया के सबको रौंद डालने को कहता है। हन एल्डर की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और सोचता है कि अब उसे भी अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए। उसका किलर्स मार्क और गहरा हो जाता है। उसके सिंस और साफ दिखने लगते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में उसके डीड्स की चर्चा फैलने लगती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे सेंट ऑफ मर्डर का टाइटल मिल गया है। ये देखकर हान खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। एक लिमिट के बाद मैक्स केओटिक प्लेयर्स मर्डरर्स टैग हो जाते हैं। ऐसे मर्डरर्स जब हीरो टाइटल वाले प्लेयर्स से पीवीपी करते हैं तो उनकी अटैक और डिफेंस भारी गिर जाती है। मरने पर रेजरेक्शन कूल डाउन 240 आवर्स हो जाता है और नेक्स्ट अवेकनिंग पर आइटम ड्रॉप चांस 100% तय हो जाता है। हन सिस्टम विंडो देखकर सोचता है कि क्या नोटोराइटी काउंटर और बढ़ेगा। वो श्रग कर देता है, सोचता है बाद में देखेंगे। उसका चरिज्मा स्टैट बढ़ता है और स्काईएविल लॉयल्टी भी। ह्यूमंस अभी एल्डर से निपटने में लगे हैं, इसलिए वो पहले इस जगह को पूरी तरह क्लियर करने का फैसला करता है। बैटलफील्ड शांत होते ही जेटा एक विशस ग्रिन देता है। तभी हान को दूर कुछ महसूस होता है। सिस्टम अलर्ट देता है, केओस इनबाउंड, बुल हैज एंटर्ड द सीन। अचानक बुल मॉन्स्टर स्टम्पीड करते हुए उसकी तरफ आते हैं। हन बेफिक्र रहता है, उसे पता है जेटा सब संभाल लेगा। एल्डर सच में पूरा स्लॉटर हाउस बना देता है। हान खुद पंचेस चलाता है, उम्मीद करता है कोई बुल एक हिट सर्वाइव करे, लेकिन हर बार इंस्टेंट डिलीट हो जाता है। हर किल पर उसे 18,000 गोल्ड मिलते हैं। गोल्ड बढ़ता देख वो लड़ता रहता है, जबकि जेटा लूट और स्टोन्स इकट्ठा करता है। दोनों मिलकर क्रैक्ड ड्यूओ की तरह लड़ते हैं। दूर खड़े दो प्लेयर्स फुसफुसाते हैं कि ये दोनों इंसेन हैं। एक कहता है एवरेज डंजन फार्मिंग, दूसरा हंसता है, कहता है सोर्ड वाला बिल्कुल एवरेज नहीं है, कोई क्लोज कॉम्बैट मेज होगा। वो जेटा की बात कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि उसके पास अटैक स्किल है। वो मान लेते हैं कि वो कम से कम लेवल 50 होगा। तभी जेटा हवा में कूदता है, मास्टर की जय चिल्लाता है और पर्पल अटैक से पूरे मॉन्स्टर पैक को वेपराइज कर देता है। हन सोचता है ये ओवरकिल है, लेकिन सिस्टम पिंग करता है लेवल अप। वो जेटा को स्टोन्स गैदर करने को कहता है और जेटा तुरंत काम में लग जाता है। वो 7 ब्लू स्टोन्स जेब में डालता है, इस बात से हाइप्ड कि फार्मिंग कितनी पागल स्पीड से चल रही है। तभी बॉस मॉन्स्टर स्पॉन होता है। वो सोचता है जल्दी निपटाकर गायब हो जाना चाहिए। दूर खड़े दो प्लेयर्स उसे केओस बुल किंग पहचान लेते हैं, एक विशाल बुल ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ। हन पहली बार ऐसा फ्रीक देख रहा होता है। वो जेटा को छोटे मॉन्स्टर साफ करने और ड्रॉप्स उठाने का आदेश देता है, जबकि खुद केओस बुल किंग को ऑब्जर्व करता है। ये नॉर्मल फील्ड बॉसेस से कहीं ज्यादा बीफी लगता है। वो उम्मीद करता है कि कम से कम
20 ब्लू स्टोन्स ड्रॉप हों। अंदर ही अंदर चाहता है कि बॉस एक डायरेक्ट हिट सरवाइव कर जाए ताकि फाइनल ब्लो जेटा मारे, लेकिन तभी जेटा कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंसेस की तरफ इशारा करता है जो तेजी से पास आ रही हैं। हान समझ जाता है कि उनके आने से पहले बॉस खत्म करने का समय नहीं है। वो फैसला करता है कि निकलना ही बेहतर है और जेटा को रिट्रीट का आदेश देता है, गुस्से में बड़बड़ाते हुए। ये ह्यूमिलिएशन उसे अंदर तक जला देता है। उसे नफरत है खुद को इतना वीक महसूस करना, लेकिन वो कसम खाता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में स्काई डेविल की ग्लोरी वापस लाएगा। भागते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खोए हुए ब्लू स्टोन्स का सोचकर। पीछे 2 ऑब्जर्वर्स उन्हें कंफ्यूजन में जाते हुए देखते रह जाते हैं। रूम में वापस आकर वो गेम नोटिस बोर्ड चेक करता है कि कहीं मॉन्स्टर पैच अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कि ब्लैक केओस बुल पहले क्यों आ गया जबकि वो ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुआ था। शायद उसकी कर्स्ड -9/99 लक फिर से हरकत में है। उसे समझ नहीं आता ये ओमेन है या डेथ फ्लैग। उसे पछतावा होता है कि उसने उस ब्लैक बुल को सीधे पंच क्यों नहीं कर दिया। तभी एक पोस्ट दिखता है, हंटिंग ग्राउंड्स डिफिकल्टी अचानक लेवल 97 तक जंप कर गई है। कोई लिखता है कि मैंटियम डंजन आज हेल बन गया था। ब्लैक स्कल सोल्जर्स अचानक स्पॉन हो गए। कोई जायंट ब्लैक बेयर की एम्बुश की बात करता है। हान को एहसास होता है कि ये वही जगहें हैं जहां वो हाल ही में गया था। स्क्रॉल करते हुए उसे और पोस्ट्स मिलते हैं। कोई डार्क डेजर्ट में नए ब्लैक मॉन्स्टर की बात करता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वही बीस्ट है। पोस्ट में लिखा होता है कि मैक्स केओटिक प्लेयर जिसने केओस काउज मारी थी वो ब्लैक केओस बुल किंग आते ही भाग गया। बाद में हाई लेवल प्लेयर्स आए, बॉस मारा और 3 बंडल्स ड्रॉप हुए, हर एक में लगभग 30 ब्लू स्टोन्स। कमेंट्स में सब इसे इंसेन लूट कह रहे थे। ये पढ़कर हान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो खुद को कोसता है, सोचता है उन लोगों ने नमदी ब्लू स्टोन्स कमा लिए। आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं जैसे कोई इडियट जो खो चुका है उसका मातम करते हुए। आज की कमाई गिनता है, 11 ब्लू स्टोन्स और 5.5 मिलियन गोल्ड। इससे बस 3 दिन का खाना निकलेगा, करीब 36 मिलियन गोल्ड। एक्सचेंज फीस, टैक्सेस और बहन का हिस्सा काटकर उसके पास सिर्फ 15 मिलियन वनर बचता है। इतना तो उसके लिए ढंग का बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए भी काफी नहीं। अपने स्पेक्स देखते हुए वो बड़बड़ाता है कि इतनी मेहनत के बाद तो उसके पास घर और गाड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन लो लेवल की वजह से हाई टियर एरियाज लॉक्ड हैं और पेनल्टीज के कारण ज्यादातर स्किल्स अनयूजेबल हैं। सच साफ है, अब बस एक ही रास्ता है, पागलों की तरह ग्राइंड करना। कहीं और एक ऑफिस में एक आदमी रिपोर्ट खत्म करता है, बताता है कि एबिलिटी लेवल्स अचानक तेजी से बढ़े हैं। कुर्सी पर बैठा शैडोवी फिगर ब्लैक केओस बुल के बारे में पूछता है। वो कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ असामान्य रूप से बढ़ चुकी है। फिगर पीछे झुकता है, समझ जाता है ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। वो हंटिंग ऑपरेशंस जारी रखने और मैन पावर बढ़ाने का आदेश देता है। यूजर्स उनके लिए डिस्पोजेबल हैं। ये कोल्ड आइड आदमी यूएन डायरेक्टर योंग वुकुन है। इन्फॉर्मर जाने ही वाला होता है कि डायरेक्टर मास्ट क्योतो प्लेयर का जिक्र करता है जिसने डेजर्ट में हैवक मचाया। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। यही वो बास्टर्ड है जो बरसों से अलायंस को परेशान कर रहा है। 3 वीक्स बाद सिस्टम दिखाता है कि हान का लेवल फिर बढ़ गया है। सख्त चेहरे के साथ वो सोचता है कि आखिरकार लेवल 29 पहुंच ही गया है। लक्सो आकर चिंता जताता है कि 3 हफ्तों की नॉन स्टॉप मार्चिंग से उसका शरीर टूट सकता है। बूढ़े की फिक्र उसे छू जाती है, लेकिन वो उसे टाल देता है। इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो कमजोरी स्वीकार नहीं करेगा। वो कसम खाता है कि अपने लोगों को इस दुनिया की पूरी चमक दिखाएगा और लक्सो से वादा करता है कि एक दिन हर कोई स्काई डेविल के आगे झुकेगा। रुकना ऑप्शन नहीं है, दिन रात आगे बढ़ते रहना है ताकि लक्सो को चिंता न हो, बस सपोर्ट देना है। ये सुनकर लक्सो की आंखें भर आती हैं। वो मूर्खों की तरह सिर झुकाकर कसम खाता है कि शरीर टूटने तक साथ देगा। हन के दिमाग में असली मोटिवेशन साफ है, एक अपार्टमेंट, एक स्लिक स्पोर्ट्स कार और पूरा का पूरा बिल्डिंग ओन करना। वो एक सिनिस्टर स्माइल देता है, तभी डायरेक्ट मैसेज आता है। उसे लगता है बहन का होगा। वो पूछती है कि क्या उसे भी ये क्वेस्ट मिला है, क्योंकि हाल में ये हर जगह आ रहे हैं। हान भौहें चढ़ाता है। पढ़ते ही समझ आता है कि ये 7th कॉन्स्टलेशन से जुड़ा है। सिस्टम विंडो में क्वेस्ट दिखता है, 7 कॉन्स्टलेशंस बनने की चैलेंज। ईवल के एक ग्रुप को एनाइलेट करके कॉन्टिनेंट की पीस गार्ड करने वाला कॉन्स्टलेशन बनना है। वो सोचता है ये ईवल ग्रुप कौन है और कहीं इशारा उसी की तरफ तो नहीं। वो पीसी खोलकर फोरम देखता है, पूरा सर्वर केओस में है, हर कोई इसी क्वेस्ट की बात कर रहा है। उसकी बहन भी देखती है और कहती है पूरा मैस है। हन सहमत होता है। उसे हिडन क्लास का ठीक आइडिया नहीं, लेकिन अगर ये ओलंपस की मेन स्टोरी से जुड़ा है तो मिलने वाली ताकत कल्पना से बाहर होगी। सेया पूछती है क्या वो 7 कॉन्स्टलेशंस चैलेंज करेगा। वो हंसता है। मैक्स केओटिक होने पर कोई एनपीसी उसे क्वेस्ट देगा भी नहीं। वो उससे पूछता है क्या वो ट्राई करेगी। वो कहती है टाइम नहीं है, यूनियन का काम है और ऐसे क्वेस्ट्स रैंकर्स या फॉरेन प्लेयर्स के लिए हैं। हन सोचता है शायद सही है। उसे लगता है हंटिंग ग्राउंड्स की डिफिकल्टी बढ़ी है और ये क्वेस्ट शायद उसे और स्काईविल को
एब्सोल्यूट ईविल मानकर स्टोरी आगे बढ़ा रहा है। वर्स्ट केस में सारे कॉन्स्टलेशंस एक साथ उसके पीछे आएंगे। वो शांति से जीना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं किया तो ट्रबल तय है। इसलिए वो डिसाइड करता है किसी भी हाल में स्ट्रांग बनना है। ओलंपस लॉग इन करते ही वो एल्डर्स से कहता है कि इस बार वो अकेले ट्रैवल करेगा। तीनों शॉक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ये बहुत खतरनाक है। हान समझाता है कि एम्पायर उनकी मूवमेंट्स देख रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। एल्डर्स रो पड़ते हैं और उसे संभल कर जाने को कहते हैं। वो उन्हें विलेज गार्ड करने को कहता है और उन्हें अपने प्रेशियस इडियट्स बुलाता है। एर्दा की रिकॉग्निशन जल्दी मिलना किस्मत थी, लेकिन अभी 4 एल्डर्स और चाहिए। फूड प्रॉब्लम थोड़ी संभल गई है, अब शेल्टर की बारी है, मगर पैसा कम है, इसलिए अब सिर्फ एक रास्ता है, पागलों की तरह लेवल ग्राइंड करना, लेवल 40 पहुंचना, हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट अनलॉक करना और मास्टर के छोड़े मैप ऑफ क्वेस्ट्स को आगे बढ़ाना। तभी शायद सब हल होगा। उसे पता है कि उसकी घटिया लक की वजह से ब्लू स्टोन्स जैसे अच्छे ड्रॉप्स मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिलहाल वही कर सकता है। वो कुछ ब्लैक वाइल्ड बेयर्स से भिड़ता है और सोचता है कि फ्यूचर की तैयारी के लिए पागलों की तरह किल करके लेवल बढ़ाएगा। जैसे ही सब उस पर चार्ज करते हैं, वो उन्हें इंस्टेंटली खत्म कर देता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसे अनऑर्डिनरी पावरफुल फिस्ट नाम की स्किल मिलती है। पहले वो सोचता है ये क्या बकवास है, शायद हंटिंग में मदद करे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये स्किल उसकी खुद की पावर कम कर देती है और मॉन्स्टर्स को जिंदा रहने देती है। स्किल घटिया है, फिर भी वो बेवकूफों की तरह खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो आइटम्स फार्म कर सकता है। अब वो दूसरों से लास्ट हिट दिलवा सकता है। शायद कोई पेट खरीदे और उसे लास्ट हिट दिलवाए, क्योंकि उसकी लक तो बेकार है। और वो घर लौटने ही वाला होता है कि कोई पीछे से सरकते हुए कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। हंस समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो उसे ढूंढ रहा था। वो पलटता है और उसे याद आता है कि कुछ ऐसा पहले भी हो चुका है। सामने खड़ा आदमी पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि उसकी वजह से वो कितनी मुसीबत में फंस गया है। वो है लूपेंडॉल, मैक्स केओटिक क्रिमिनल, जिसे इन दिनों उसी की वजह से फंसाया जा रहा है और कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। लूपेंडॉल ग्रेट यूनियन के बास्टर्ड्स को कोसता है। साफ दिख रहा है कि वो अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए उसे मारने आया है। हान उसे खाली नजरों से देखता है, बस उसकी थिक नास्टी ईविल ऑरा महसूस करता है। लूपेंडॉल सन्न रह जाता है, सोचता है क्या ये उसे चिढ़ा रहा है या सच में पहचान ही नहीं रहा। वो पूछता है कि क्या इसके अंदर इंसान वाली कॉन्शियंस बची भी है। वो उम्मीद करता है कि ये एक्ट हो, लेकिन साफ है हान सच में क्लूलेस है। हान बस स्मर्क करता है और लूपेंडॉल को अम्यूजिंग कह देता है। यही बात लूपेंडॉल को भड़का देती है। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो चिल्लाता है कि वो लूपेंडॉल है, वही नाम जिसकी नकल करके ये घूम रहा है। वो उसे पकड़कर ग्रेट यूनियन के हवाले करेगा और समझाएगा कि वो कितनी गहरी और मुसीबत में है। लूपेंडॉल चाहता है कि हान उसके पैरों में गिरकर भीख मांगे, लेकिन हान का इंडिफरेंट चेहरा देख वो तय करता है कि इस इडियट को सजा मिलनी चाहिए। लूपेंडॉल मान लेता है कि हान अभी डर के मारे कांप रहा होगा और उम्मीद करता है कि वो चुपचाप सरेंडर कर देगा, लेकिन हान कंधे उचका देता है और कहता है कि टाइम बर्बाद मत करो, लड़ाई शुरू करते हैं। लूपेंडॉल उसे लूनेटिक कहता है। वो साई करता है कि वो किसी और मैक्स केओटिक के साथ रफ नहीं होना चाहता था, लेकिन अब स्क्रू इट। वो पूरी ताकत से चार्ज करता है, उम्मीद करता है कि हान पहले हिट में मरे नहीं, ताकि वो उसे अच्छे से पीट सके। हान उस वार को सीने पर लेता है और उसका एचपी मुश्किल से 3% गिरता है। वो निराश हो जाता है। यही है वो क्रिमिनल जिसे सब पूछते हैं। लेवल 50s 40s से ऊपर होते हैं, फिर भी ये डिसअपॉइंटिंग है। वो एक नई अनलॉक्ड स्किल एक्टिवेट करता है और फाइटिंग स्टैंस लेता है। स्किल इस्तेमाल करते हुए वो अपनी डैमेज 90% कम कर देता है, ताकि गलती से लूपेंडॉल को एक हिट में मार न दे। उधर लूपेंडॉल सोचता है कि ये कोई पागल हाई लेवल स्किल एक्टिवेट कर रहा है। अगर उसका अंदाजा सही है तो यही वो बास्टर्ड है जिसने ग्रेट यूनियन डायरेक्टर को एक हिट में गिराया था। ऐसी स्किल बेहद खतरनाक होती है, चार्ज टाइम लंबा और रिस्क भारी। लूपेंडॉल इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि हान अचानक ब्लर होकर सामने आता है, दूरी मिटाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो एक पंच मारता है और तुरंत पीछे हट जाता है। खुद सोचता है कि क्या वार ठीक से लगा भी या नहीं। लूपेंडॉल हंसकर कहता है कि हान एक पल लेट हो गया था, क्योंकि उसने समय पर बैरियर खड़ी कर ली थी। हान जीभ चटकाता है, हल्की निराशा के साथ सोचता है कि क्लीन हिट नहीं लगा, लेकिन अब उसे पता है कि लूपेंडॉल और ज्यादा झेल सकता है। वो अपनी डैमेज 40% तक बढ़ा देता है। लूपेंडॉल समझता है कि ये बस कूल डाउन के लिए रैंडम बोल रहा है। नॉर्मली जब नेक्स्ट स्किल रेडी हो तो कोई बेवजह बातें नहीं करता। नॉर्मली लोग स्किल्स तुरंत फायर कर देते हैं। लूपेंडॉल को लगता है सामने वाला पूरा ओपन है, तो वो पागल जानवर की तरह चार्ज करता है। अगले ही पल हान की फिस्ट
लुपेंडॉल के चेहरे पर ऐसी लगती है कि वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। सिस्टम अलर्ट्स चमकते हैं, दिखाते हैं कि लुपेंडॉल की हर बैरियर और शील्ड इम्पैक्ट में इंस्टेंट शैटर हो चुकी है। लुपेंडॉल किसी तरह पैरों पर रुकता है। अब उसे समझ आता है कि ये बास्टर्ड उसकी सोच से कहीं ज्यादा कनिंग है। पहला पंच बस टेस्ट था, असली वार दूसरा था। फिर भी हान सेटिस्फाइड नहीं लगता, मतलब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। लुपेंडॉल मन ही मन गालियां देता है। ब्लिंक, कितनी बड़ी पेन है। काश लेवल 55 पर आई ऑफ माइंड अनलॉक हो चुका होता। लुपेंडॉल अपनी सारी ऑरा बाहर निकाल देता है। डार्क एनर्जी पूरे इलाके में फैल जाती है। वो तय करता है कि अगला मूव सब खत्म कर देगा। यहीं अभी वो इसे खत्म करेगा और जिंदा पकड़कर यूनियन ले जाएगा। हान उसे देखते हुए याद करता है कि लुपेंडॉल के पास कोई फाइनल ट्रम्प कार्ड है। शायद नाम था हार्ट अटैक। उसकी स्टांस देखकर साफ है, वही स्किल है। लेकिन हान का भी प्लान है। वो अपनी डैमेज डैम्पनिंग स्किल डीएक्टिवेट कर देता है, फुल पावर अनलीश करने के लिए। लुपेंडॉल सोचता है अब ये पूरी तरह आउट ऑफ ऑप्शंस है, अब करने को कुछ नहीं बचा। चिल्लाते हुए वो फिर चार्ज करता है। हान भी आगे बढ़ता है। टकराव होते ही जबरदस्त शॉक वेव पूरे इलाके को फाड़ देता है। जब धुआं छोंटता है, हान का चेहरा ब्लैंक है। वहीं रूफेंडॉल खड़ा है, हैरान कि वो अब भी अपराइट है। उसे पूरा भरोसा था कि हार्ट अटैक स्पेल सब खत्म कर देगा। वो खुद से पूछता है, ये किस तरह का फ्रीक है। दूसरी तरफ हान रूफेंडॉल के कॉर्प्स को हल्की डिसअपॉइंटमेंट से देखता है, चिढ़कर कि वो सच में मर गया। रूफेंडॉल के फेडिंग थॉट्स सोचते हैं कि शायद हान कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट्स क्लास है, जबकि उसे लगता है रूफेंडॉल बस मरने का एक्ट कर रहा है। हान सोचता है कि एक हिट ने उसकी सारी डिफेंसिव मैजिक तोड़ दी होगी। उसे समझ नहीं आता कि डिफेंस टूटने के बाद वो अटैक के लिए क्यों आया। एक पल के लिए उसे लगा था कि रूफेंडॉल शायद उससे स्ट्रांग है, लेकिन आखिरी हिट ने उसके एचपी का 10% भी नहीं छीना। रूफेंडॉल मर चुका है, मगर उसकी सोल सब सुन रही है और दुआ कर रही है कि हान बस चुप हो जाए। हान बुदबुदाता है कि रूफेंडॉल का डैमेज पैथेटिक था और पूछता है कि बैरियर्स टूटने के बाद उसने दूसरा मूव क्यों ट्राई किया। वो उसे डम्बैस कहता है और सोचता है कि मैक्स केओटिक होकर भी बिना एक आइटम ड्रॉप किए कैसे मर गया। फिर हान समझ जाता है, शायद फाइट के बीच उसकी सारी गियर टूट गई, इसलिए ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ। पहले बिखरे फ्रैगमेंट्स वही होंगे। ये सुनते ही रूफेंडॉल की सोल मेटाफोरिकली खून उगल देती है। वो आइटम्स उसके लिए पहाड़ों जितने सोने से भी ज्यादा कीमती थे। हान कंधे उचका देता है। सब टूट गया तो लूट कैसे गिरेगा। वो मान लेता है कि अब लेवल 50 जोन्स के लिए रेडी है। विक्ट्री के बाद वो निकलने की तैयारी करता है। सोचता है बेहतर हंटिंग ग्राउंड्स खुलेंगे। एक मैसिव जंप में वो गायब हो जाता है, जबकि रूफेंडॉल की स्पिरिट सिसकते हुए उसे बास्टर्ड कहती रहती है। गुस्से में रूफेंडॉल कसम खाता है कि बदला लेगा और हान का स्मग चेहरा तोड़ेगा। वो सोल बाइंड एक्टिवेट करता है इंस्टेंट रिवाइव के लिए और अपने बॉडी में लौटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक हुडेड स्ट्रेंजर आता है, उसे प्राइम इंग्रेडिएंट कहता है। हुड के नीचे चेहरा छुपा है। वो बुदबुदाता है कि आज टॉप टियर कॉर्प्स मिल गया, लकी डे है। रूफेंडॉल की सोल कांप जाती है। ये कौन बास्टर्ड है। वो हाथ उठाकर उसकी सोल छीन लेता है। कहता है हान की सोल मिल जाती तो बेहतर था, मगर ये भी चलेगा। चिलिंग पावर फैलती है और रूफेंडॉल को कॉर्प्स पपेट में बदल दिया जाता है। सिस्टम बताता है कि वो परमानेंटली बाउंड है जब तक एस्केप न करे। हुडेड मैन स्मर्क करता है और उसे 10 पुशअप्स का ऑर्डर देता है। रूफेंडॉल की प्राइड भड़क उठती है। वो सोचता है आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन सोल बाइंड एक्टिवेट हो जाता है। बिजली उसके पूरे अस्तित्व में दौड़ जाती है और वो मजबूरी में पुशअप्स करने लगता है। क्लोक्ड बास्टर्ड हंसता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो इससे भी ज्यादा दर्द मिलेगा। रूफेंडॉल दिमाग दौड़ाता है। उसने सोल बाइंड के बारे में कभी नहीं सुना। ये जरूर कोई हिडन क्लास है, शायद नेक्रोमैंसर। आवाज से लगता है कि वो आदमी काफी यंग है। रोग स्ट्रेंजर उसे पैथेटिक कहकर चिढ़ाता है। रूफेंडॉल सोचता है अगर सही खेला तो वो इस आदमी को इस्तेमाल कर सकता है। जबरदस्ती की ग्रिन के साथ वो उसे मास्टर बुलाता है और उस दूसरे बास्टर्ड का जिक्र करता है। उसकी आंखों में चालाकी चमकती है जब वो हान को पकड़ने में मदद करने की पेशकश करता है। उधर रियल वर्ल्ड में हान अपनी बहन को मैकडॉनल्ड्स ले जाता है। बर्गर्स देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं, बिल्कुल वही जो वो क्रेव कर रही थी। वो शर्माते हुए कहती है कि शायद 2 या 3 भी मिल जाएं। हान बेवकूफों की तरह मुस्कुराता है। बर्गर्स को ऐसे घूरता है जैसे कैंडी स्टोर में बच्चा हो, फिर उन्हें वुल्फ कर जाता है। उसे लगता है स्कारविल्स को खिलाना नर्क था, लेकिन अपनी बहन को बर्गर्स खिलाना ब्रीज है। वो उसे आराम से खाने देता है। वो उसे देखती है, सोचती है आज वो इतना स्वीट क्यों है। पहले तो वो 1 से ज्यादा बर्गर ऑर्डर करने पर डांटता था। वो पूछती है क्या इसलिए क्योंकि अब वो पैसा कमा रहा है। हन कंफ्यूज हो जाता है। उसे स्कोल्डिंग वाली बात याद ही नहीं। वो खांसता है और कहता है कि उसे एक फेवर
चाहिए। वो अंदाजा लगाती है कि वो फिर से कुछ बाय करवाना चाहता है, कि उसकी लक हाल में एब्सोल्यूट रही है, मॉन्स्टर्स ही नहीं ड्रॉप्स भी, क्योंकि वो मैक्स केओटिक है। कुछ एनपीसीज हेल्प को तैयार हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपरली यूज करना मुश्किल है। पेट पालना तो नामुमकिन है। फिर वो रुकता है और पूछता है कि वो उसके साथ एक पूरी फाउंडेशन शुरू करने के बारे में क्या सोचती है। वो लगभग अपना ड्रिंक उगल देती है, उसे घूरते हुए पूछती है क्या वो सीरियस है, आजकल ऐसा कौन करता है। हान समझाता है कि ये वैसी फाउंडेशन नहीं है जैसी वो सोच रही है। वो उसे वार्न करती है कि सॉलिड इन्फो या फंड्स के बिना सब ग्रेट यूनियन छीन लेगा, खासकर जब ब्लैक मॉन्स्टर्स हर जगह निकल रहे हैं, मार्केट क्रैश कर रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी प्रमोशन आने वाली है, घर या पैसों की चिंता मत कर, लेकिन बिना सोचे समझे कूदना बेवकूफी है। हान सिर हिलाता है, उसकी बातें सुनता है, फिर भी ऑफर देना चाहता है। वो गहरी सांस लेती है और पूछती है कि उसका प्लान क्या है। उधर यूनियन की मीटिंग रूम में डायरेक्टर ग्रिम रिपोर्ट देता है, डार्क विल्डरनेस में लोग मर रहे हैं। वो मैक्स केओटिक का जिक्र करता है, जिसने कहा था कि प्रोवोक हुए बिना नहीं मारेगा। यूनियन लीडर काटता है, कहता है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि आइटमलेस मैक्स केओटिक्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर को शक है कि वीडियो वाला रूफेंडॉल नहीं है। वो हान और उसके फाइट की फुटेज दिखाता है, कुछ दिन पहले मिली थी, डायरेक्ट पीवीपी ड्यूअल। लीडर उसकी तारीफ करता है। डायरेक्टर कहता है रूफेंडॉल ने डिफेंस स्पेल्स टूटने के बाद ऑफेंसिव किया, जो अजीब था। एनालिसिस से पता चलता है कि हान इंसेनली हाई लेवल क्लोज कॉम्बैट मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन दिखने में बहुत यंग, शायद हिडन क्लास है और कंट्रोल पूरा नहीं। डायरेक्टर बताता है कि नोबल्स से स्टेप अप क्वेस्ट भी मिला। लीडर तस्वीर देखकर भौहें चढ़ाता है, वीडियो वाले से मेल नहीं खाता। सिस्टम ने मैक्स केओटिक को रामथाडियन लेबल किया है। लीडर श्रग करता है, स्टेबल पॉइंट्स ही मायने रखते हैं। डायरेक्टर कहता है 30 लोग काफी होंगे, वीकेस्ट स्टाफ को पहले मीट शील्ड्स की तरह भेजेंगे, जो मरेंगे उन्हें $100,001 पे आउट मिलेगा और टॉप कंट्रीब्यूटर्स को $300,001 बोनस। एक औरत पूछती है कि क्या जान जोखिम में डालने के बदले इतना काफी है, ओलंपस में मरना हो तब भी पेन रियल होता है। डायरेक्टर भरोसा दिलाता है कि उन्हें स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे और लॉयल्टी के दम पर वो पूरी ताकत लगाएंगे। वो स्मग होकर बोलता है कि जवान रहते ग्राइंड करना चाहिए। लीडर हंसता है, कहता है 300,001 काफी है। गाय पर कुल 700 मिलियन गोल्ड बाउंटी है, जिसमें से डायरेक्टर 200 मिलियन खुद पॉकेट करेगा। लीडर गो अहेड देता है, उसे बस अपना वॉलेट मोटा चाहिए। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ मीटिंग खत्म होती है। लेपनिया माउंटेन्स में सेया आखिरकार अपने भाई को ढूंढ लेती है। हान उसे देखते ही पूछता है क्या सब ले आई। वो नॉट करती है, मगर डाउटफुल है। ये तो स्टार्टर मैजिक मैनुअल्स हैं, रुकीज से भी वीक स्पेल्स। मिड जॉब चेंज सीखने का क्या फायदा। इतने इंसेन स्टैट्स के साथ उसे कब का क्लास ले लेना चाहिए था। हान कहता है इन द हैंड्स ऑफ अ सोर्ड मास्टर इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास बिकम्स अ डेडली वेपन। सेया चौंकती है, गॉड टियर स्टैट्स हो तो बेसिक अटैक भी किल मूव बन जाता है। हान मिनटों में बिगिनर बुक्स अब्सॉर्ब कर लेता है। सेया को याद आता है उसने अब तक जॉब चेंज ही नहीं किया। वो घबरा जाती है, इतनी पावर के साथ अनएम्प्लॉयड। वो कहती है उसने उस पर भरोसा करके गिल्ड जॉब छोड़ दी, अब वो सब दांव पर है। हान जेन्युइनली ग्रेटफुल है। वो हान नाम को साथ रीबिल्ड करना चाहता है। हान एक्सपेरिमेंट करता है और सेया पर बिगिनर हील डालता है। वो आंखें घुमाती है। लेवल 1 मैजिक क्या करेगा। हान वेट करने को कहता है। हील लगते ही उसके वुंड्स भर जाते हैं। वो फिर भी पोशन की बात करती है। हान एचपी बार देखने को कहता है, पूरी तरह फुल। सेया स्टन्ड। हान उसे अटैक और डिफेंस बफ भी देता है। वो इधर उधर देखती है, लड़े किससे। हान पीछे इशारा करता है। सेया घूमती है और कांप जाती है। एक हल्किंग ब्लैक बेयर, कोई मैजिक बीस्ट नहीं, असली दहाड़ता भालू, टेरर में जकड़ी। वो सोचती है क्या उसे सोलो करने को कह रहा है, जहां फुल पार्टी लगती है। 3 मिनट बाद समहाउ वो बेयर गिर जाता है। सेया हंसती कांपती है। इनसेन बट बैड एस। हन स्मर्क करता है। अब यकीन हुआ। सेया मान लेती है, खासकर जब बेयर से ब्लू स्टोन मिलता है, जिसकी कीमत 5 मिलियन वन है। हन याद दिलाता है यूनियन को देने पर बस 100,001 मिलेगा। फ्रीलांसिंग में लूट पूरा उनका है। वो कहता है फील्ड ऑफ डार्कनेस में उसे लेवल 45 तक पुश करेगा। सेया रेडी है। दोनों निकल पड़ते हैं। वहां हान बेफिक्र टहलता है और मॉन्स्टर्स की स्टैम्पीड उसे चेस करती है। सेया स्पेल्स चांट करती है। हान बेट बनता है और सेया लाइटनिंग बोल्ट से चार्जिंग केओस काउस को उड़ा देती है। वो कैजुअली उसकी तारीफ करता है। तभी बैटलफील्ड पर ब्लू स्टोन्स की बारिश होने लगती है। कुल मिलाकर 18 स्टोन्स जमा हो जाते हैं और 90 मिलियन वन में बेचने का सोचकर सेया खुशी से लगभग चीख ही पड़ती है। मजाक में कहती है कि इतने पैसों से वो अपना बर्गर जॉइंट खोल सकती है। हान आसपास नजर डालता है और नोटिस करता है कि जगह यूजुअल से काफी खाली है। उसे लगता है शायद ब्लैक मॉन्स्टर स्पॉन होने की वजह से भीड़ कम हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ भीड़ रहती थी। तभी पीछे से 2 प्लेयर्स एम्बुश करते हैं। मैक्स केओटिक को बाउंटी के लिए गिराने आए होते हैं। हान जानबूझकर पावर रोकते हुए एक को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, ताकि सेया लास्ट हिट ले सके और लूट उठा पाए। सेया एनिमी को मार देती है और आइटम उठाते हुए पूछती है कि क्या ये सीधी रॉबरी मानी जाएगी। हन हंसकर कहता है चिंता मत कर, सब उसे बॉटम टियर मैक्स केओटिक समझते हैं, कोई बेवजह पंगा नहीं लेगा, और अगर लिया तो वो बिना
हेजिटेशन क्रश कर देगा। वो आगे इशारा करता है। एक पूरी आर्मी उनकी तरफ मार्च कर रही है। सेया एक हाई लेवल आदमी को देखती है, शायद लेवल 58 फैट्स के आसपास, जो पूरी स्क्वाड लीड कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसे रेड करने आए हैं। वो घबरा जाती है, भागने को कहती है, लेकिन सिस्टम कोल्डली अनाउंस करता है कि हॉस्टाइल प्लेयर्स को हराए बिना वे एरिया छोड़ नहीं सकते। हान उसे शांत रहने को कहता है और कुछ कदम पीछे हटने को बोलता है। हान डोजन्स एनिमीज को देखते हुए ट्विस्टेड स्माइल देता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अटैक नहीं किया तो वो उन्हें जिंदा जाने देगा। आर्मी लीडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन तलवार निकालकर ऑर्डर देता है। मेजर्स बाइंडिंग स्पेल चांट करते हैं, लेकिन हान इंस्टेंट उसे तोड़ देता है और फायरबॉल फेंक देता है। जिन स्कॉफ करता है, इसे बेसिक मैजिक समझकर टैंकर्स को शील्ड्स उठाने को कहता है। वो मानता है एनिमी मेली फाइटर है, फायरबॉल्स कुछ नहीं करेंगे। रेंज डीलर्स कॉम्बोस प्रेप करते हैं, सब 3 मिलियन 1 बाउंटी के लिए लालायित। तभी जबरदस्त एक्सप्लोजन पूरे फील्ड को हिला देता है। जिन मुश्किल से बचता है, खांसते हुए देखता है उसकी पूरी आर्मी लाइफलेस पड़ी है। जिन समझ नहीं पाता कि स्टैंडर्ड मैजिक से उसकी सेना कैसे मिट गई, जबकि एनिमी हिला तक नहीं। उसे शक होने लगता है, कहीं ये मेज तो नहीं। सेया बुदबुदाती है कि उसने फायरबॉल को इतना डैमेज करते कभी नहीं देखा। हन मानता है उसे भी नहीं पता था। वो कहता है कि वो बाइंडिंग से फ्री है, बस उससे बातों में लगा था और फायरबॉल कूलडाउन का इंतजार कर रहा था। वो डार्क चकल करता है जैसे अनहिंज्ड विलन हो। सेया उसे स्टन्ड देखती है। अब समझ आता है उसका भाई साधारण नहीं रहा। जिन पैनिक में आता है और हान आलसी जम्हाई लेता है। सोचता है कि 1 मिनट कूलडाउन कितना अनोइंग है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने लॉन्ग रेंज यूनिट्स को रेडी रहने का आदेश देता है और सिग्नल का इंतजार करने को कहता है। उसके दिमाग में भारी कंफ्यूजन है। उसे लगने लगता है कि हान कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बल्कि कोई चालाक मेज है। उसी वक्त सिटी के दूसरे हिस्से में एक यूनियन लीडर को जिन का अर्जेंट कॉल आता है। जिन घबराकर बैकअप मांगता है, कहता है कि हो चुकी है। वो बताता है कि हान मार्शल आर्टिस्ट नहीं निकला, इसलिए लेवल 30 से ऊपर के टैंकर्स चाहिए जो मैजिक झेल सकें। यूनियन लीडर चौंक कर पूछता है, क्या चल रहा है? जिन कहता है कि वो पहले ही 3 आदमी खो चुके हैं। लकीली हान अभी ट्रैप स्पेल में फंसा है और कूल डाउन उसे रोक रहा है, लेकिन जल्दी खत्म करना जरूरी है वरना वो पूरी स्क्वाड साफ कर देगा। यूनियन लीडर मान लेता है कि इंटेल बेकार थी, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है हान बस उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट है। वो जिन से कहता है, टिके रहो, रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं। प्राइस बाद में बांटना पड़े तो भी मैन पावर बढ़ाना वर्थ है। बैटलफील्ड पर जिन आर्चर्स को बैरेज के लिए तैयार करता है। उसके दिमाग में हान अभी भी लॉक्ड है, इसलिए वो बेवकूफी से कंक्लूजन निकालता है कि हान विजर्ड है। वो सबको फायर करने का आदेश देता है। हान विकेट ग्रिन देता है। बुसेरी लाइन गन्स चलाती है। तीसरी वेव एरोज बरसाती है। जबरदस्त एक्सप्लोजन से पूरा इलाका जल उठता है। जिन नॉन स्टॉप अटैक का हुक्म देता है। सोचता है प्लान परफेक्ट चल रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता हान कौन सी क्लास है, बस उसे दबाए रखना है। तभी हान बिजली की तरह आगे बढ़ता है और एक गार्ड को काट गिराता है। जिन सन्न रह जाता है। हान ट्रैप में होना चाहिए था, लेकिन अब वो पागल जानवर की तरह चल रहा है। वो ऐलान करता है कि उसका कूल डाउन खत्म हो गया है और फायरबॉल्स बरसाने लगता है। सोल्जर्स एक एक कर गिरते हैं। जिन चिल्लाता है रोकने को, लेकिन हान याद दिलाता है कि उसने पहले ही भागने को कहा था। वो अनहिंज्ड होकर मैसेकर करता है। रिट्रीट की कोशिश होती है, मगर जिन लाइन पकड़े रहने के आदेश देता है। तभी यूनियन लीडर पीछे से आता है। जिन की तारीफ करता है और कहता है अब वो संभालेगा। यूनियन लीडर बताता है कि क्वेस्ट अब ऑफिशियली शेयर्ड है और रीइंफोर्समेंट्स मोबिलाइज हो चुके हैं। 200 लोग हैं, हारने का सवाल नहीं। हान मीनवाइल नोट करता है कि उसका HP हिल भी नहीं रहा। ये सब रूफेंडॉल के सामने ट्रैश हैं। वो हंसता है, सोचता है 200 लोग केक वॉक हैं। किनारे उसकी बहन सब देख रही है, घबराई हुई। हान उसे भी अटैक करने को कहता है ताकि सस्पिशियस न लगे। वो कंफ्यूज्ड होती है, पूछती है लाइटनिंग चलाए? हान कहता है गो फॉर इट। वो अपने भाई पर लाइटनिंग चला देती है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि हान ने एक कंप्लीटली न्यू स्पेशल क्लास अनलॉक कर ली है और उसका मर्डरर मार्क और भी गहरा हो गया है, मैक्स केओस स्टेट में। उसे पता था कि ये कभी न कभी होगा, लेकिन इतनी अचानक नहीं। सिस्टम उसे हेवनली मर्डरस कॉन्स्टलेशन में बदल देता है। जैसे जैसे उसके क्राइम्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैलते हैं, उसकी पावर और भी स्पाइक करने लगती है। आंखें जंगली जानवर की तरह चमक उठती हैं। टाइटल विंडो खुलती है, प्योर मर्डरस एनर्जी के साथ जन्मा सबसे भयानक मर्डरर। बेनिफिट्स तो जबरदस्त हैं, लेकिन वर्स्ट मर्डरर का टैग कुछ ज्यादा ही लगता है। वो लंबी सांस लेता है, महसूस करता है कि वो सीधे एब्सोल्यूट ईविल के रास्ते पर चल पड़ा है। सोल्जर्स को काटते हुए वो देखता है कि हर क्राइम के साथ स्काईविल लोगों की लॉयल्टी और बढ़ रही है। एक नया इफेक्ट हीरो टाइप एनिमीज के खिलाफ बेहद काम का होगा। ये सब सोचते हुए भी उसके हाथ रुकते नहीं। दूसरी तरफ सोल्जर्स समझ ही नहीं पाते कि वो मार्शल आर्टिस्ट है या विजर्ड। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो किस तरह के मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। हन स्मर्क करता है और कैजुअली बोल देता है कि उसके पास तो अभी क्लास भी नहीं है। ये सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। ये आखिर है क्या? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट जांग से अगला कदम पूछता है। जांग समझ जाता है कि
मामला बेहद डेलिकेट हो गया है। वो मानता है कि हान अपनी क्लास छुपा रहा है ताकि उसकी वीकनेस एक्सप्लॉइट न हो सके, क्योंकि हर क्लास की कोई न कोई फेटल फ्लॉ होती है। वो जीन को साथ चलने को कहता है और हान पर चिल्लाता है कि उसकी वीकनेस ढूंढकर उसे खत्म कर देगा, लेकिन हान दोनों को एफर्टलेसली चीर देता है और कहता है उसके लिए वीकनेस नाम की कोई चीज नहीं। लाशों के बीच खड़े होकर वो पीठ सीधी करता है। तभी एक बात समझ आती है, उसकी असली कमजोरी। उसके पास कोई प्रॉपर एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक नहीं है। वो साइज करता है, सोचता है जल्दी लेवल ग्राइंड करके एक लेना पड़ेगा। उसकी बहन एक्सपेरिमेंट्स का सुझाव देती है। वो आईब्राउ उठाता है। वो बताती है कि शायद उसने स्पेशल क्लास क्वेस्ट ट्रिगर कर दी है। दोनों डंजन में जाते हैं। वो बफ्स लगाती है और लाइटनिंग बोल्ट मारती है, जो सच में उसका एचपी कम कर देती है। पहली बार उसे रियल पेन महसूस होता है। फुली बफ्ड अटैक लगभग रूफेंडॉल के लास्ट ब्लो जितना पेनफुल है। फिर भी उसकी रीजन स्पीड इतनी इंसेन है कि मरना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। वो स्पेल्स की बारिश करती रहती है। लगातार 1 घंटे बाद जब वो सच में मरने के करीब होता है, वो एग्जॉस्शन से गिर पड़ती है। सिस्टम रिवील करता है ट्रू आइडेंटिटी, हेवनली मर्डरस कॉन्स्टलेशन। वो इतना थक चुका है कि रिएक्ट भी नहीं कर पाता। सोचता है ये क्वेस्ट चेन का हिस्सा होगा। मॉन्स्टर्स पास आने लगते हैं। वो उन्हें साफ करता है और बहन को वहीं रुकने को कहता है। सिस्टम रैंडम नोटिफिकेशंस फेंकने लगता है। वो स्केलेटन्स को कैजुअली काटता है, फिर डंजन में और अंदर जाने का फैसला करता है। वो उसे मैसेज करने को कहता है और चला जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है हेवनली मर्डरस कॉन्स्टलेशन हैज लेफ्ट। सीक्रेट लास्ट क्वेस्ट पूरा होने पर उसकी बहन की बॉडी ग्लो करने लगती है। वो वहीं 7th कॉन्स्टलेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हन वहीं खड़ा सोचता रह जाता है कि अभी क्या हुआ। कहीं और उसकी बहन अपने नए फॉर्म में पूरी तरह बदल चुकी है। सिस्टम लगातार बफ्स डाल रहा है। वो सडन अपग्रेड से स्टन्ड है। रियल वर्ल्ड में यूनियन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर प्रेसिडेंट एफर्ट गिवर सबको धन्यवाद देता है और खुद को अलायंस लीडर घोषित करता है। वो साइज करता है, ऑफलाइन मीटिंग बुलाने के लिए माफी मांगता है और सीधे मुद्दे पर आता है। उनकी अलायंस इस वक्त गहरी में है। पता चलता है कि मैक्स कैओटिक रेड क्वेस्ट एक अनएक्सपेक्टेड इन्फो ब्लैकआउट की वजह से बुरी तरह फेल हो गया। इसी कारण कई ट्रेडिंग कंपनीज ने अलायंस से मुंह मोड़ लिया और पूरा अलायंस हिल गया। कुछ मेंबर्स को निकालने का फैसला लिया जाता है। हॉल में लोग गुस्से में फुसफुसाने लगते हैं, उस मैक्स कैओटिक बास्टर्ड को कोसते हुए जिसने ये सब गड़बड़ की। उन्हें लगता है लीडर प्रेशर में पागल हो रहा है, लेकिन तभी वो खुद ही ग्रिन करने लगता है। सब कुछ ठीक वैसे ही अनफोल्ड हो रहा है जैसा उसने मैप किया था। वो इस बार ठीक से माफी मांगता है और कहता है कि क्वेस्ट अभी शेड में रखी जाएगी। कब क्लियर होगी उसे नहीं पता, मगर पूरा होने पर सबको स्टेप अप पॉइंट्स मिलेंगे। वो मानता है कि फिलहाल यही प्रॉमिस सबको शांत रखेगी, पर वो उम्मीद करता है कि अगली मीटिंग बेहतर हालात में होगी और अलायंस ज्यादा स्ट्रांग होगा। वैसे भी ज्वाइन करने वालों की लाइन लगी रहती है, इसलिए मेंबर्स निकालने की उसे कोई चिंता नहीं। असली प्रायोरिटी ट्रेडिंग कंपनी से रिलेशनशिप पैच करना है। मसाज चेयर पर लीन करते हुए वो ओलंपस में लॉग इन करने का फैसला करता है। सोचता है कि अगर वो तब अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मर गया होता तो ये ड्रामा ही न होता। रूइंड रेप्यूटेशन को रीबिल्ड करना एक बड़ा है, लेकिन उस बास्टर्ड को मारना ही अलायंस बचाने का एकमात्र रास्ता है, चाहे इसके लिए बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ चुराया हुआ बिलियन ही क्यों न झोंकना पड़े। ओलंपस में एंटर करते हुए वो सोचता है खान के सिर पर प्राइस लगाने के लिए ये अमाउंट काफी है। गेम में आते ही वो टैवर्न जाता है। वर्कर पोलाइटली ग्रीट करता है। ओल्ड मैन एक फोटो आगे सरकाता है और कहता है मर्डर वेल के लिए असैसिनेशन रिक्वेस्ट है। वर्कर फोटो देखकर आईब्रा उठाता है। टारगेट टफ है, लेकिन श्रग करते हुए कहता है मर्डर वेल हैंडल कर लेगा। पेमेंट पूछते ही ओल्ड मैन बिना रुके 1 बिलियन अपफ्रंट दे देता है। वर्कर कहता है 3 डेज काफी होंगे। ओल्ड मैन जानता है मर्डर वेल और ब्लैक फ्लोरल ग्रुप एम्पायर की टॉप असैसिन सिंडिकेट्स हैं। मैक्स कैओटिक पंक अब बच नहीं पाएगा। एक दिन में बिलियन खर्च करना पेट चीरने जैसा लगता है, लेकिन वो खुद को दिलासा देता है कि खान मरते ही ये 7 गुना वापस आएगा। सेफ्टी जोन से बाहर ओपन फील्ड में कदम रखते हुए वो सोचता है अब बस 3 दिन इंतजार करना है, लेकिन फॉरेस्ट में घुसते ही कोई उसकी गर्दन साफ काट देता है। इंस्टेंट डेथ। मरते वक्त उसे समझ आता है कि उसकी असैसिनेशन हो चुकी है, लेकिन दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता क्योंकि उसने कुछ भी सेंस नहीं किया था। सिस्टम नोटिफाई करता है कि वो लॉग आउट तक सोल स्टेट में रहेगा। गोस्ट की तरह तैरते हुए वो पीछे देखता है। एक मास्क्ड मैन जमीन पर ब्लैक फ्लोरल ग्रुप का इंसिग्निया वाला स्लिप छोड़ता है। ओल्ड मैन समझ ही नहीं पाता कि वो उसके पीछे क्यों पड़े। मास्क्ड मैन कहता है ये बस शुरुआत है और उसे स्लॉटर करने का ऑर्डर मिला था। उधर मर्डर
मर्डर वेल हेडक्वार्टर्स में एक आदमी रिपोर्ट देता है कि उसने जॉब ब्लैक फ्लोरल ग्रुप को सौंप दी। लीडर मान लेता है टारगेट अब वर्म फूड बन चुका होगा। स्मर्क करते हुए वो सोचता है अब एक्शन लेने का टाइम है। सबॉर्डिनेट कहता है कि ओल्ड मैन को वे खुद भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन लीडर खड़ा होता है। उसकी टेरिफाइंग ऑरा से पूरा रूम जकड़ जाता है। वो उसे चुप रहने और ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है, वरना अभी मर जाएगा। रेड हेयर्ड लीडर, मर्डर वेल का फाउंडर और रूलर, ऐलान करता है कि वो खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करेगा। 30 सालों से वो रूलिंग कर रहा है, काउंटलेस डेंजर्स झेल चुका है, लेकिन जिस अल्टीमेट ईविल का वो इंतजार कर रहा था वो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। उसे समझ आता है कि जरूर कोई रिस्ट्रिक्शंस उसे रोक रही हैं, लेकिन वो उसकी अपनी समस्या है। यह आदमी, दूसरा एल्डर योर हान, खुद तय करना चाहता है कि हान सच में एब्सोल्यूट रूलर कहलाने के लायक है या नहीं। दूसरी तरफ हान तब सन्न रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन पहले ही लेवल 30 पहुंच चुकी है। वो ग्रिन करती है और बताती है कि क्लास चेंज के बाद से उसके लेवल्स पागलों की तरह बढ़ रहे हैं। अब वो 7th कॉन्स्टलेशन प्योर व्हाइट मेज बन चुकी है और लेवल 31 भी हिट कर चुकी है। हान इशारा करता है कि उसके पास स्टेप अप पॉइंट्स 0 हैं, लेकिन वो श्रग कर देती है, कहती है अब उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टलेशन बन चुकी है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद यही वजह है कि लोग क्लास अपग्रेड्स के पीछे पागल हो जाते हैं। ये सच में इंसेन है। फिर भी वो हान को थैंक्स कहती है क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसी की मदद से संभव हुआ। हान स्टन्ड रह जाता है, सोचता है कि शायद उसने बस एक बार उस पर हमला किया और क्लास स्विच हो गया। अगर ऐसा है तो वो सच में प्योर ईविल ही होगा। उसकी बहन कहती है कि वो कभी उसके साथ हंटिंग पर जाना चाहती है। एहसास होता है कि अगर 7 कॉन्स्टलेशंस बिना स्टेप अप पॉइंट्स जलाए ऐसे लेवल अप कर सकते हैं तो लॉन्ग रन में वो स्क्रूड है। वो बस अच्छा खाना और चिल करना चाहता था, लेकिन इस रफ्तार से उसकी बहन का लेवल 99 पहुंचना भी नामुमकिन नहीं लगता। वो उसे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट गियर पहनाता है ताकि विस्पर से बात कर सके और चैट से उसकी आइडेंटिटी लीक न पड़ा हो। वो पोलाइटली पूछती है कि क्या वो कभी कभी उस पर अटैक्स करती रह सकती है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि वो ऑफिशियली प्लैटिनम रैंक्ड हीरो बन चुकी है। हन समझ जाता है कि अगर वो बस उसका एचपी चिप करके प्लैटिनम पहुंच रही है तो ये भारी अटेंशन खींचेगा। वो उसे कहता है कि अटैक करती रहे, बस उसे मार न दे और इजी जाए। वो खुशी से चमक उठती है, मिस्चीवस ग्रिन के साथ मजाक करती है कि काश एक दिन वो उसे फिनिश कर पाए, क्योंकि मारने से उसके लेवल्स पागलों की तरह बढ़े हैं। डार्क ग्लीम के साथ पूछती है कि क्या वो उसे मार सकती है। हन उसे याद दिलाता है कि वो उसका भाई है। वो हंसकर कहती है ये सिर्फ गेम है और लूट हमेशा की तरह स्प्लिट कर लेंगे। हान कहता है कि अगर कभी उसे मरना पड़ा तो वो चाहेगा कि वही उसे खत्म करे। ये सुनकर उसकी बहन ऑलमोस्ट ओवरजॉयड हो जाती है। हन सिर्फ क्यूरियोसिटी में अग्री करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे मारने के लिए वो इतनी एक्साइटेड क्यों है। वो ज्यादा नहीं सोचता और कॉन्स्टलेशन बनने के बाद उसकी खुशी देखकर राहत महसूस करता है। कुछ दिन बीतते हैं और वो एक और ब्लैक बियर्ड को मक्खी की तरह गिरा देती है। दोनों डंजन को बिना पसीना बहाए क्लियर करते हैं। वो रेयर ड्रॉप्स उठाती है और हान उसे सेफली स्टैश करने को कहता है। हान स्टैट विंडो खोलता है, सोचता है अब लेवल अप होगा, लेकिन एक्सपीरियंस बस थोड़ा सा कम है। वो एज पर खड़ा है। वो तय करता है कि कुछ और मॉन्स्टर्स मार लेगा, जबकि उसकी बहन पोशंस और सप्लाईज लेने जाती है। वो उसे सावधान रहने को कहता है और लूट न गिराने की हिदायत देता है। वो हाथ हिलाकर जाती है, कहती है जल्दी लौटेगी। हन सोचता है उसे 10 मिनट्स लगेंगे और अगर इस बीच वो इनफ किल्स कर ले तो नेक्स्ट लेवल हिट कर लेगा। तभी अचानक उसे क्रशिंग ऑरा महसूस होती है। एक आवाज गूंजती है, एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द स्काई डेविल। योरन उसके पीछे मटीरियलाइज होता है और ब्लेड उसकी गर्दन पर रख देता है। वो खुद को सेकंड एल्डर योरहान बताता है और कहता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। ये एक टेस्ट है, क्या वो एब्सोल्यूट रूलर के लायक है या नहीं। फेल हुआ तो यही मरेगा और मर्डर वेल तुरंत किल ऑर्डर जारी करेगा। सिस्टम पिंग करता है, न्यू क्वेस्ट, सेकंड एल्डर, योरन्स एम्बुश, क्वेस्ट डिफिकल्टी SSS। अलर्ट्स बजने लगते हैं, बताते हैं कि योरन स्टेल्थ और एम्बुश स्किल्स में 12 स्काईविल एल्डर्स में टॉप पर है। हान का टास्क है सेकंड एल्डर योर हान को हराना और उसकी रिकॉग्निशन पाना। आखिरी वार्निंग आती है, अगर वो एब्सोल्यूट रूलर को कन्विंस करने में फेल हुआ तो वो बेहद खतरनाक मुसीबत में फंस जाएगा। वो सोचता है कि टेक्निकली ये रिटर्न ऑफ द एब्सोल्यूट रूलर मेन स्टोरी के अंदर एक साइड क्वेस्ट है, फिर भी इसका रेटिंग SSS है। उसकी अपनी बहन सिर्फ उसे पंच मारकर कॉन्स्टलेशन बन गई, तो बहुत मुमकिन है कि इस पूरे सिनेरियो का मेन विलन वही हो। अगर सारे कॉन्स्टलेशंस को स्टेप अप पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती तो उनकी ग्रोथ इंसेन होने वाली है। कुछ तो लेवल 90 से भी आगे निकल सकते हैं। वर्स्ट केस में अगर उसे सारे कॉन्स्टलेशंस को सोलो फेस करना पड़ा तो सिस्टम बैलेंस के नाम पर उस पर SSS++ क्वेस्ट्स फेंक देगा। वो योरन की तरफ देखता है जो उसे वेपन रेडी करने को कहता है। हन अंदर ही अंदर हंसता है। योरन को अच्छे से पता है कि उसके पास कोई वेपन है ही नहीं। वो सोचता है कि उसे इस आदमी के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत ही क्यों है। अगर योरहान सच में उसे मारना चाहता तो इतनी बातें नहीं करता।
इससे साफ है कि वो भी स्काई डेविल की वापसी चाहता है। हन कामली कहता है कि वो अभी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन में है और वो हटने ही वाली है। योरान नाइफ हटा लेता है। हन खुद को वीक, पैथेटिकली वीक कहता है। बोलता है कि यही वजह है कि रिस्ट्रिक्शन हटने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा और वेट किया जाए तो वो जरूर एब्सोल्यूट रूलर बनेगा, उसे कोई डाउट नहीं। वो योरान से पूछता है कि इतनी जल्दी में लिया गया फैसला क्या फ्यूचर में रिग्रेट नहीं बनेगा। योरान चुप हो जाता है। हन समझ जाता है वो उसकी बातों में फंस चुका है। हन आखिरी दांव खेलता है। वो कहता है कि जल्द ही वो अपने मास्टर की छोड़ी हुई हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। बस 10 मिनट्स। योरन का चेहरा बदल जाता है। वो नाम दोहराता है और पूछता है क्या वो सीरियस है। हन कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो अभी यहीं प्रूव कर देगा। योरन खुद कंफर्म करने के लिए स्टेल्थ में चला जाता है और उसे पूरे 10 मिनट्स देता है। सिस्टम पॉपअप आता है। 10 मिनट्स रिमेनिंग। हन गहरी सांस लेता है। एक्सपीरियंस बस थोड़ा सा बाकी है। कुछ मॉन्स्टर्स मारने हैं, बस इतना ही। डंजन से बाहर निकलते ही रियलिटी उस पर टूट पड़ती है। कहीं कोई मॉन्स्टर नहीं। नॉर्मली यहाँ बेयर या स्केलेटन मिल ही जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, यूनिवर्स उसे खाली हाथ छोड़ देता है। सिस्टम दिखाता है 30 सेकेंड्स लेफ्ट। वो ऑलमोस्ट टूट जाता है। सोचता है शायद योरन से लड़ जाना ही बेहतर था, लेकिन याद आता है कि योरन ने एक पल में उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। टाइमर 20 सेकेंड्स। पैनिक में उसका दिमाग दौड़ता है, लेकिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। तभी अचानक उसकी बहन सामने आती है। वो चिल्लाता है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ दौड़ती है, पूरे मॉन्स्टर स्टैम्पीड के साथ। वो बताती है कि उसने जान तोड़कर सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे किए हैं। हन पहले स्टन्ड रहता है, फिर पागलों की तरह हंस पड़ता है। वो उसके पास से स्प्रिंट करता हुआ आगे बढ़ता है, चिल्लाकर कहता है पहले भाग जा, बाद में रिवॉर्ड दूंगा। वो मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ता है, स्लॉटर करता जाता है। बॉडीज गिरती हैं, सिस्टम स्पैम करता है। ठीक टाइमर 0 होने से पहले हान लेवल पॉलीज हिट कर लेता है। लेवल 40 पहुंचते ही वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। ठीक उसी वक्त सेकंड एल्डर पीछे मटेरियलाइज होता है और कैजुअली कहता है कि पीछे मत रह जाना। सिस्टम विंडो सुनहरी रोशनी में चमक उठती है। रिक्वायरमेंट्स क्लियर। हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट अनलॉक। उसके शरीर से गोल्डन रेडियंस फूट पड़ती है। स्काई डेविल पर उसकी पकड़ और भी टाइट हो जाती है। फिजिकल स्किन स्पेक्स के बावजूद उसे साफ एज महसूस होता है। वो बुदबुदाता है कि ये बहुत क्लोज था, लेकिन अब योरहान के पास शिकायत का कोई बहाना नहीं। मर्डरस कॉन्स्टलेशन का टाइटल पूरी तरह सील हो जाता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है एब्सोल्यूट ईविल बॉर्न। सैवेज एनर्जी का सैलाब फूट पड़ता है। सेकंड एल्डर जम जाता है। सच सामने आ चुका है, वो वाकई एब्सोल्यूट ईविल है। योरहान हल्की हंसी हंसता है, कहता है उसे पता था ये दिन आएगा, लेकिन नाम ऑफिशियली लगना अजीब तरह से सिकनिंग है। हान स्टेटस खोलता है, एब्सोल्यूट ईविल कंफर्म्ड। एबिलिटीज की बाढ़ आ जाती, हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट और आगे पुश हो सकती है। सिस्टम नोटिफिकेशंस पागलों की तरह स्पैम करती। योरहान घुटनों पर गिर जाता है, सिर झुकाकर माफी मांगता है। हनर कुंदते मुस्कान के साथ कहता है ठीक है। वो भी डाउट करता, अंदर ही अंदर वो स्कीम कर रहा है। अब उसका अगला लक्ष्य साफ है, मर्डर वेल। योरहान अपनी लॉयल्टी स्वेयर करता है। क्वेस्ट क्लियर। हान जानता है अब बस एक एल्डर बचा है। वो यान से कहता है उस पर भरोसा है। तभी उसकी बहन मैसेजेस स्पैम करने लगती है। वो तुरंत पूछता है सब ठीक है। वो कहती है फोकस कर, क्या अनाउंसमेंट्स देखे? न्यूज फैल चुकी है। एब्सोल्यूट ईविल बॉर्न। कम्युनिटी मेल्टडाउन में है। सब जानना चाहते हैं एब्सोल्यूट ईविल कौन है, ताकि क्वेस्ट आसान हो। वो कहती है अगर वो उसके साथ एब्सोल्यूट किलर हंट करे तो उसका मैक्स केओटिक वाइप हो सकता है। हन ऑकवर्ड हो जाता है, वो उसी की बात कर रही है। वो कैजुअली बताता है कि उसके स्टैट्स 100 से ऊपर निकल गए हैं। वो सन्न रह जाती है। वो ब्लैंक स्टेयर देती है। एक पॉइंट बढ़ना भी इम्पॉसिबल माना जाता है। वो तय करती है उसने फिर कोई रैंडम किया होगा। कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रही। हार्ट रेस इतना तेज कि वो ओलंपस से लॉग आउट कर जाती है। रियल वर्ल्ड में सांस लेने जाती है। हन सोचता है इस बार वो भी हैंडल नहीं कर पाई। एब्सोल्यूट ईविल होने की बात कैसे बताए। वो अभी छोड़ देता है। पहले एसएसएस क्वेस्ट रिवॉर्ड चाहिए। वो यान से आगे बोलने को कहता है। मन ही मन दुआ करता है कि रिवॉर्ड में पूरा मर्डर वेल मिल जाए। तभी यान रिपोर्ट शुरू करता है। मर्डर वेल की पावर और स्थिति। अचानक इंट्रूडर्स आ जाते हैं। सेकंड एल्डर तुरंत स्टेल्थ में गायब हो जाता है। हान चिढ़कर जीभ चटकाता है। जरूरी बात के बीच सोल्जर्स की स्क्वाड आगे बढ़ती है। उनका लीडर चिल्लाता है रमाडियन। जो रमाडियन को मारेगा उसे मोटा रिवॉर्ड मिलेगा। हंस काउल करता है, फिर से वही नाम। वो सोचता है ये लोग मुझे रमाडियन क्यों बुला रहे हैं। वो गहरी सांस छोड़ता है, सोचते हुए कि ये बेवकूफ लोग बार बार वही दोहराते नहीं थकते। आगे घोड़े पर सवार नाइट को लगता है हान अकेला है, तो वो चिल्लाकर अपने सैनिकों को एओ बार पर टूट पड़ने का आदेश देता है और बावेरिया ऑर्डर की शान के नाम पर चार्ज करने को कहता है। हान सामने से आती हुई सैनिकों की लहर को देखता है। हेवन
हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट एक्टिवेट होने के बाद आमतौर पर एनपीसीज की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इन लोगों को देखकर वो अंदर ही अंदर साई करता है। नाइट से पहली क्लैश है, मगर ऑनेस्टली ये बॉटम टियर निकले। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती है कि उसे अंडरवेलमिंग लगती है। कमांडर का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो गालियां बकता है, सोचता है ठीक है हान ने पूरी ऑर्डर वाइप कर दी होगी, मगर वो खुद कैसे बचा रह सकता है। पागलपन में वो झपट्टा मारता है, हान का गला पकड़ता है, लेकिन उसका ग्रिप किसी तरह ब्लॉक हो जाता है। हान हंसता है, इम्प्रेस्ड होकर सोचता है कि शायद इस इडियट के पास कोई डिसेंट वेपन है। कमांडर मान लेता है कि हान अब एग्जॉस्टेड होगा। हान बस कंधे उचकाता है और एक पंच में उसका सिर धंसा देता है। सिस्टम पॉपअप, विक काउंट ऑफ बेवेरिया एलिमिनेटेड। हान बुदबुदाता है, ये हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट तो क्रैक्ड है। इतनी मूवमेंट के बाद भी एनर्जी ऑलमोस्ट खर्च नहीं हुई। सारे सोल्जर्स निपटाने के बाद वो सोचता है अब रिवॉर्ड सुनने का टाइम है। वो सेकंड एल्डर को बाहर खींचकर बोलने को कहता है। तभी पीछे से एक आवाज उसकी ताकत की तारीफ करती है। हान चिढ़ जाता है, अब कौन? वो गरज कर कहता है, सामने आ। एक रोब्ड आदमी बाहर निकलता है। हन पूछता है, कौन है? मारने आया है क्या? कोई बाउंटी हंटर होगा। रोब्ड आदमी हंसता है, नहीं हंटर नहीं, वो तो उसे मारकर स्लेव बनाने आया है। फिर वो रूफेंडॉल को पपेट की तरह निकालता है। हन तुरंत उसको पहचान लेता है जिसे उसने मारा था। फेस तक ठीक से रजिस्टर नहीं करता। प्रोफेसर डॉली झुंझलाकर साई करता है, मानता है कि इस बार हान फंस गया। रोब्ड आदमी क्रीपी ग्रिन के साथ बोलता है, हाँ ये अब उसका स्लेव बनेगा। वो क्वालिटी कॉर्प्सेस मिलने पर खुशी जताता है। फिर वो राइज कास्ट करता है। अभी अभी मरे सोल्जर्स, विक काउंट समेत सब वापस उठ खड़े होते हैं। हान समझ जाता है, नेक्रोमैंसर। अनडेड की आंखों में किलिंग इंटेंट है। ये नॉर्मल अनडेड नहीं, ईगो और मेमोरीज इंटैक्ट हैं। स्टैट्स तक प्रॉपर्ली रीड नहीं हो रहे, शायद पहले से भी स्ट्रॉन्ग। विक काउंट रोब्ड आदमी को मास्टर कहकर लॉयल्टी स्वेयर करता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट से बांधा हुआ। हान समझ जाता है ये नेक्रोमैंसर स्किल कोई बस्टेड है। विक काउंट उसे खत्म करने बढ़ता है, कन्विंस्ड कि अब हान का कोई चांस नहीं। तभी सब अनडेड फ्रीज हो जाते हैं। हान आईब्राउ उठाता है, सिस्टम एक्सप्लेन करता है, एब्सोल्यूट ईविल होने के कारण उसे ब्लैक मैजिक एंटिटीज पर इनसेन अथॉरिटी है। हेवन शैटरिंग गोस्ट आर्ट उसकी कंट्रोल को रेजिस्ट कर रही है। रोब्ड आदमी पसीना बहाने लगता है, ऑर्डर्स चिल्लाता है, मगर कोई नहीं सुनता। कंबाइंड इफेक्ट से हान अनडेड पर कंट्रोल हाईजैक कर लेता है। वो खुद भी मोमेंटरीली शॉक्ड है। अब ये जो कहेगा वही करेंगे। इरिटेशन में वो बस कहता है, फिर से मर जाओ। रूफेंडॉल समझ जाता है कि वो दूसरी बार मरने वाला है, जबकि नेक्रोमैंसर चीखता है कि हान की बात मत सुनो। हान विकेट ग्रिन के साथ कंफर्म करता है, रूफेंडॉल भी अब उसके कमांड में है। वो कैजुअली ऑर्डर देता है, जंपिंग जैक्स शुरू कर। रूफेंडॉल रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्पल लाइटनिंग कड़कती है, उसे मजबूर कर देती है उछल कूद करने पर, बिल्कुल बेइज्जत होकर।